नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे साथ हमारे खास कार्यक्रम में। मैं हूं ऋतिका थपलियाल और आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी। अंकिता हत्याकांड को लेकर के बड़ी चर्चा, बड़ी बहस, तमाम राजनीतिक दल इस वक्त हमारे साथ में मौजूद हैं। आशुतोष नेगी हमारे साथ में मौजूद हैं, जितेंद्र सिंह रावत जी जो लगातार अंकिता का मामला देख रहे हैं, जो अंकिता के लॉयर हैं, वो हमारे साथ में यहाँ पर मौजूद है। तो आज चर्चा की शुरुआत करने के लिए तमाम मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं। आपको बता दें कि लगातार पहाड़ टीवी हर एक अपडेट आपको दे रहा है। हर एक अपडेट हमने आपको दिया अंकिता मर्डर केस को लेकर के कि क्या कुछ रहा, आज भी वहां पर सुनवाई हुई, क्या कुछ पूरा मामला रहा। अंकिता के पेरेंट्स यहाँ पर है, आप दोनों का स्वागत करती हूँ मैं पहाड़ टीवी में। आशुतोष नेगी जी यहाँ पर है, आपका भी स्वागत। उमा सिसोदिया जी आम आदमी पार्टी से सब जुड़ रही हैं, आपका भी स्वागत है। गरिमा मेहरा जी कांग्रेस पार्टी से सब जुड़ रही हैं, आपका स्वागत। जितेंद्र सिंह रावत जी जो कि अंकिता के वकील हैं, सबसे पहले आपके पास में आऊंगी। जितेंद्र सिंह रावत जी, लगातार आपका विरोध हो रहा है। कल एक वीडियो भी हमने देखी अंकिता की माँ की, जो वायरल हो रही है सोशल मीडिया पे, जिसमें वो गुहार भी लगा रही है कि जो वहां पर आप ना पहुंचे और वो आज भी कोर्ट परिसर में नहीं पहुंची। तो क्या कुछ कहेंगे? गंभीर आरोप आपके ऊपर लगाए जा रहे हैं जितेंद्र सिंह रावत जी। जी हाँ, मैंने कल ये वीडियो देखा था रात को। और जो अंकिता के माता पिता हैं उनके द्वारा जो एलिगेशन लगाए हैं, पहले मैं सबसे पहले ये कहना चाह रहा हूँ कि आपके एलिगेशन के थ्रू आप लगा रहे हैं, जो वीडियो पब्लिश कर रहे हैं इनके, कि इन्होंने केस में ढिलाई बरती, गवाहों पर सही तरीके से बयान नहीं कराए। आप मुझे एक गवाह के बयान बताइए जिसके बयान हमने सही तरीके से मैं तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर हूं, मेरे साथ अंकिता के माता पिता द्वारा 7 एडवोकेट प्राइवेट वकील और करे गए जो मेरे साथ खड़े रहते हैं। अब मेरे भाई आशुतोष ने एक डिबेट में ये एक ब्लॉग अपना टीवी वो जो शो किया था उसमें ये बोला कि जी वो प्राइवेट वकील है, वो केवल असिस्ट कर सकते हैं। वो असिस्ट कर सकते हैं अगर मैं गलत बोलूं, लेकिन हमने जो बयान गवाहों ने कहा वो बयान लिखे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि जिस गवाह की बात हो रही है, PW9 था वो, जिसने ये कहा था, उनके माता पिता को बहुत क्लियर करना जरूरी है आज जब इस डिबेट में वो शामिल हैं, कि जी उन्होंने ये कहा कि अंकिता ने उसको बताया था कि 2 तारीख को उसके साथ रेप कमिट हुआ, और जबकि वहां ये लिखा गया कि अंकिता उन्होंने रेप करने की कोशिश करी, कि सरकारी वकील ने रेप करने की कोशिश करी, ये वर्ड लिखा है। पहली बात तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर सामने बैठा हुआ है, तो मैं चेंज करके लिखा ही नहीं सकता हूँ। कोई भी चीज जो गवाह बोलेगा वो लिखा जाएगा। नंबर सेकेंड, आपको मैं अभी भी 161 की पूरी फाइल मेरे पास, आशुतोष के पास है, आपके पास है। 161 में उस गवाह ने यही कहा है कि रेप करने की कोशिश करी, और 164 में उसने ये कहा कि अंकिता ने ये बताया कि उसके साथ रेप कमिट किया गया था। तो वही बयान लिखे गए हैं, 161 की रेप करने की कोशिश की, और 164 में ये लिखा गया है कि गवाह को उसके 164 के बयान पढ़कर सुनाए गए। गवाह ने कहा कि मैंने यही बयान जज साहब के सामने दिए थे। तो बयान एज इट इज लिखे गए हैं। जहां तक उसकी और उसके बयानों की बात आप कर जी। अच्छा जितेंद्र जी, एक ये भी इल्जाम आपके ऊपर लग रहा है कि 161 की बात की जाए तो वहां पर बयान कुछ और थे, 162 में भी सेम बयान था, लेकिन 166 पर बयान आखिरकार क्यों बदल जाते हैं? इस तरीके के गंभीर आरोप भी आपके ऊपर लग रहे हैं। किस तरीके से इन चीजों को आप निराधार कर रहे हैं जो गंभीर आरोप आपके ऊपर लग रहे हैं? एक आपको मैं क्लियर कर दूं, 161 के बयान पुलिस लिखती है, 162 के नहीं होते, 164, केवल 161 और 164 के बयान है। और थर्ड विटनेस जो तीसरे बयान होते हैं वो कोर्ट में होते हैं। तो जो बयान विटनेसेस ने, आपको कॉपी दी जा सकती है, आपके पास कॉपियां होंगी, जो 161 में दिखे वही बयान है, जो 164 में सिर्फ 3 गवाहों के लिए ये बोल रहे हैं कि साहब 161 के बयान अलग और 164 के बयानों में उसने ये बोला और ये नहीं लिखा गया, जबकि एज इट इज जो 161 164 के बयान है और जो बयान कोर्ट में दिए हैं वो सेम बयान। सारे गवाहों ने ये कहा कि हमने 164 कोर्ट के सामने 164 के बयान पढ़ के सुनाए गए। गवाह ने कहा कि मैंने यही बयान जज साहब को दिए थे। तो कोर्ट ने उसको डिटेन किया कि जी हाँ। और मैं आपको एक चीज और बताऊं कि जो इन बयानों की सारी कॉपी, जो 161 है, 164 है, और जो कोर्ट में बयान हुए, जब जांच हुई तो डीएम साहब के द्वारा जो जांच एसडीएम साहब को दी गई थी, उन्होंने कलेक्ट करी कोर्ट से, उसको लेके एसपी साहब के थ्रू और वो शासन में भेजी, और एलआर साहब को वो बयान पढ़े गए। एलआर साहब ने भी वही बयान, सारी मतलब सब जगह वो बयान गए, शासन में वो बयान गए, और वो बयानों का देखा गया, बयानों में कोई हेरफेर नहीं है। और बयानों में हम
इतने दिन से लड़ाई लड़ रहे हैं, तो हम इस एक बयान की हेर फेर में मैं कैसे पढ़ सकता हूँ, ये बताएं। दूसरा आरोप मेरे पे ये लग रहा है कि मैं आपके पास जी लौटूंगी। बोलो। एक बार जो है अंकिता के पेरेंट्स इस वक्त जुड़े हुए हैं हमारे साथ में, उनसे भी हम पूछ लेते हैं कि वो इतने गंभीर आरोप आपके ऊपर लगा रहे हैं। मेरी आवाज आप दोनों तक आ पा रही है क्या? अंकिता के पेरेंट्स, चलिए संपर्क कहीं ना कहीं टूट गया। भारतीय जनता पार्टी से कमलेश उनियाल जी इस वक्त जुड़ गए हैं, आपका भी स्वागत है। शिव प्रसाद सेमवाल जी यहाँ पर जुड़ गए हैं यूकेडी से, आपका भी स्वागत है। आशुतोष नेगी जी, अब आपके ऊपर आ रही हूँ, आपके पास आ रही हूँ कि आप इतने गंभीर आरोप लगा रहे हैं अंकिता के वकील पर, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आरोप मैं नहीं लगा रहा, ये आरोप अंकिता के माँ बाप लगा रहे हैं, और इसमें कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि आशुतोष नेगी ये आरोप लगा रहे हैं। आशुतोष नेगी केवल एक पैरोकार है जो अंकिता के माँ बाप के साथ वहां पे उपस्थित रहता है कोर्ट में। और मेरा जितेंद्र रावत जी से भी निवेदन है कि आप एक वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और जिस तरह के आरोप आप पे लगे हैं, अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं नैतिक आधार पर इस मुकदमे से हट जाता। अब आपने क्या करवाया क्या नहीं करवाया वो बात अलग छूट जाती है। जब इस तरह के गंभीर आरोप अगर मुझ पे अंकिता के माँ बाप लगा देते हैं, मैं तत्काल उसी वक्त उस मुकदमे से हट जाऊंगा। ये एक नैतिकता का एक प्रोफेशन है, वकालत, और अगर हमारा मुवक्किल ही हम पे आरोप लगाता है तो फिर वकालत करने का कोई मतलब नहीं होता है मेरे हिसाब से। जहां तक रही जो रावत जी बता रहे हैं कि बयानों में फेरबदल नहीं हुआ है और जांच एसडीएम कोटद्वार प्रमोद कुमार ने की है और उन्होंने सब आपको क्लीन चिट दे दी है। आपके बच्चों के यूट्यूब पे वीडियो भी आ रहे थे जिसमें कि अंकिता केस का एक माहौल जैसा बनाया जा रहा था। ये तमाम चीजें देखिए सच्चाई है, ये फैक्ट्स है, और कोई भी व्यक्ति उन वीडियोस को देख सकता है, उन बयानों को देख सकता है, 161 के बयानों को देख सकता है, 164 के बयानों को देख सकता है, और कोर्ट के बयानों को भी देख सकता है। अब जहां आप बात कर रहे हैं कि विवेक आर्य जो था जिसने कहा था कि 2 सितंबर 2022 को वनंतरा रिजॉर्ट के कमरा नंबर 106 में सौरव भास्कर ने कुछ ड्रिंक्स पिला के या अंकिता को बेहोश करके ही रेप्ड हर, ये एक बहुत गंभीर बयान था। और इसका मतलब ये होता है कि मुकदमे में 376 अंदर आना था, मुकदमे की इंड्यूस होना था। और 164 में ये बयान है जो आप कह रहे हैं कि 164 में जो ये नहीं लिखा है। मैं आपको, अभी मेरे पास पेपर्स नहीं है, अगर आप पेपर्स मांगेंगे तो मैं आपको 164 के बयान दिखा सकता हूं, और उसमें साफ लिखा हुआ है कि रेप वाज कमिटेड। और जब रावत जी ने वहां पे बयान विवेक से दर्ज कराए तो वहां पे ये हो गया रेप की कोशिश 354, ये छेड़खानी। तो ये तो देखिए जमीन आसमान का अंतर हो जाता है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, हम उस मुकदमे के दौरान विवेक आर्य से पहले भी मिले थे और विवेक आर्य ने कोर्ट के बाहर ये बात कही थी कि मैं ये बात कोर्ट के अंदर कहूंगा। लेकिन जब आप बयान दर्ज करा रहे थे उस दौरान आपने किस तरह से वहां पे बात को रखा, किस तरह से गवाह को समझाया कि वो वहां पे रेप के बारे में न कहते हुए उसने कह दिया कि रेप की कोशिश, और आपने कहा कि अच्छा रेप की कोशिश, ओके। तो देखिए यही टैलेंट होता है वकील का कि जो चीज 164 में है उसे ईमानदारी से मुकदमे की जो मेन गवाही जो हो रही है कोर्ट के अंदर उसमें भी दर्ज कराए। नहीं तो देखिए 164, 161 के बयान और कोर्ट के बयानों का दर्ज कराने का कोई मकसद नहीं है। ये केवल ये चेक करने के लिए होता है कि 161 में क्या थे, 164 में क्या थे, और फिर मुकदमे में क्या थे। आप मेरी बात पूरी होने दीजिए प्लीज, आप मेरी बात पूरी होने दीजिए, मैं अपनी बात पूरी रखूं। ठीक है, रखिए। देखिए अगर मुकदमे के बारे में बात करनी है तो पूरी बात कर लीजिए, क्योंकि मैं सारे फैक्ट्स ही बता रहा हूं आपको। मैं इसी तरीके से देखिए कुशराज था, उसने भी बयान दिया था कि अंकिता उस दिन 18 तारीख को जब पुलकित आर्य ने उसको हॉस्टेज बना के रखा हुआ था कमरे में, वो एक बार बाहर आई, उसने हेल्प हेल्प चिल्ला रही थी, तो पुलकित उसका मुंह भींच के अंदर ले गया। लेकिन जब बयान दर्ज हुए हैं, ये दर्ज हुए हैं कि खींच के अंदर ले गया। उसने ये भी कहा था 164 में
कि वो उसको गलत जगह टच कर रहा था। ये भी बात बयानों में नहीं आई है और इसी तरीके से अभिनव के बयानों में भी हुआ है। तो ये गंभीर खामियां हैं। अगर आप इनको स्वीकार करते हैं तो ठीक बात है, नहीं स्वीकार करते हैं तो देखिए ये तो फैक्ट्स हैं, कोई भी इन चीजों को चेक कर सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब अब आप पे विश्वास नहीं रह गया है अंकिता के माँ बाप का, तो आप केस से हट क्यों नहीं जाते? हमने ये तो नहीं कहा है कि आपको सरकारी वकील से हटा दिया जाए, हमने सिर्फ इतना निवेदन किया है मुख्यमंत्री जी से कि आप ये मुकदमा छोड़ दीजिए, आप दूसरे मुकदमों को देखिए, लेकिन एक ऐसा मुकदमा जो इस पहाड़ी समाज का मुकदमा है, जिस पर सब टकटकी लगा के देख रहे हैं, और जब माँ बाप नहीं चाहते हैं, माँ बाप को आप पे विश्वास नहीं है, तो क्यों नहीं आप ये मुकदमा छोड़ देते? आखिरकार वो कौन सा लाभ है आपको होने वाला जिस वजह से आप मुकदमा छोड़ने को तैयार नहीं है जितेंद्र रावत जी? ये सबसे बड़ा सवाल है। जवाब लेते हैं, ठीक है आशुतोष जी जवाब लेंगे। मैं आऊंगी उमर जी, गरिमा जी आपके पास भी। जितेंद्र जी 30 सेकंड में इस बात का जवाब मैं चाहती हूँ जो आशुतोष नेगी कह रहे हैं, उसके बाद अंकिता के पेरेंट्स पर आते हैं। मैडम मैं आपको सिर्फ 2 चीज बोल रहा हूँ। मेरे लायक दोस्त कह रहे हैं कि आप नैतिकता के आधार पे ये केस छोड़ दीजिए, क्योंकि मेरे को शासन द्वारा हाई कोर्ट के ऑर्डर पे इसमें विशेष लोक अभियोजक नियुक्त किया गया है। और मैं आपकी उसके लिए बता दूं आपको, मैं अभी व्हाट्सएप कर रहा हूं कि मेरे को ये बात बहुत पहले पता चल चुकी थी कि इसमें पीछे क्या पॉलिटिकल खेल खेला जा रहा है। तो मैंने 26 अप्रैल नोट कर लिया, अभी लेटर आपको व्हाट्सएप कर रहा हूं, प्लीज आप इनको दिखाइएगा। 26 अप्रैल 2023 जिस दिन डेट थी, 26 अप्रैल को मैं डीएम साहब को ये लेटर लिख चुका हूं कि सर इस मामले में पॉलिटिकल गेम पीछे से खेला जा रहा है, मुझे सही तरीके से काम नहीं करने दिया जा रहा, क्योंकि विवेक आर्य के बयान और उनके बयान इसके बाद हुए। मैं 26 अप्रैल को ये लेटर डिस्पैच करके पौड़ी गया और डीएम साहब को रिसीव करके लाया कि इसमें कुछ ऐसे अधिवक्ताओं को, प्राइवेट अधिवक्ताओं को नियुक्त किया गया जो कतई नहीं चाहेंगे कि ये केस सही तरीके से लड़े। और आज की बात नहीं कर रहा हूं मैं, 26 अप्रैल की बात कर रहा हूं, और ये मैं आपको व्हाट्सएप कर रहा हूं ये लेटर, अभी आपको दिखाइएगा। और इस लेटर में ये लिखा हुआ है कि सर मेरे को इस केस में मेरे साथ या तो दूसरा सरकारी वकील कर जाए, क्योंकि इस केस में मेरे को पॉलिटिशियन ज्यादा नजर आ रही है कि पॉलिटिक्स करके इस केस को बिगाड़ा जाएगा। तो डीएम साहब को वो लेटर गया, डीएम साहब ने उस लेटर पे ये कहते हुए कहा है कि आपको शासन द्वारा बनाया गया, हम इसमें न किसी को आपके साथ अपॉइंट करेंगे। मेरा कहना यह था कि मेरे साथ एक सरकारी वकील और अपॉइंट कर जाए, ताकि ये प्राइवेट वकील जो इस तरीके से गुमराह कर रहे हैं वो ना करें। तो लेकिन मेरे लिए ये कहा गया है कि नहीं जी आपने ये केस देखना है। अब अगर मैं इनकी नैतिकता के, जैसे कि मेरे लायक दोस्त कह रहे हैं, मेरे को शासन द्वारा हाई कोर्ट वो रिप्रेजेंटेशन जो गया था, जो जिसके द्वारा मेरे को शासन ने बनाया, मैंने ये बात शासन में कही, उन्होंने कहा जब तक हम आपको हटाएंगे नहीं, आपको तो केस में रहना पड़ेगा। तो आप बताइए, मैं लेटर 26 अप्रैल को दे चुका हूं, जबकि आप कह रहे हैं कि साहब आप नैतिकता के आधार पर हट जाइए, तो मैं इसमें क्या कर सकता हूं? बाकी आप मेरी बात बताइए। मैं तो 26 अप्रैल को आपको लेटर अभी व्हाट्सएप कर रहा हूं। ठीक है, मैं आऊंगी आशुतोष जी, एक सेकंड। गरिमा मेहरा दसवानी जी, इसी पर जो घमासान ये चल रहा है, वही जितेंद्र सिंह रावत जी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स की वजह से, पॉलिटिकल इश्यूज की वजह से उनको काम नहीं सही से करने दिया जा रहा है। विपक्ष जो है किस तरीके से इस केस को देख रहा है? फिर मैं कमलेश उनियाल जी आपके पास भी आऊंगी। बहुत दुखद है रितिका, एक मौत अंकिता की 18 सितंबर को हुई पिछले साल, और एक मौत आज हो रही है। जब हम इस तरह से डिस्कस कर रहे हैं कि उसको गलत टच किया गया, गलत जगह पर टच किया गया, उसको रेप हुआ या नहीं हुआ या कोशिश हुई, क्या उस बच्ची की आत्मा पर बीत रही होगी या उस जैसी कई बच्चियों पर बीत रही होगी कि हम उसको न्याय दिलाना तो छोड़, हमारा पूरा का पूरा नैरेटिव जो है इस बात पर है कि उस बच्ची के संग मौत से पहले रेप हुआ या नहीं हुआ। तो मुझे लगता है जितने बार भी जिरा होती है कोर्ट में, उतनी मौतें अंकिता फिर मरती है। और एक बार वो गरिमा दसवानी पॉलिटिक्स कर रही हो सकती है इस मामले में, अपना राजनीति भुना रही हो सकता है कि आशुतोष नेगी किसी महत्वाकांक्षा के तहत ये सारी बातें यहाँ रख रहे हो या रोज कोर्ट जा रहे हो, हर तारीख पर कोर्ट जा रहे हो सकता है उनकी महत्वाकांक्षा हो। लेकिन इन गरीब माँ बाप की क्या महत्वाकांक्षा है जिन्होंने अपनी बच्ची खो दी? ये गरीब माँ बाप तो कोई पॉलिटिक्स नहीं कर रहे ना, लेकिन अगर वो कोई आरोप लगा रहे हैं तो उन आरोपों की गंभीरता को क्यों नहीं समझा जा रहा है? मैं सिर्फ यहाँ जितेंद्र रावत जी से ये कहना चाहती हूँ कि मेडल भी मिल जाएगा, पेट भी कोई थपथपा देगा, या फिर
हो सकता है कि कोई बहुत बड़ा फायदा आपको ये सब करके हो रहा हो, लेकिन अंतरात्मा कचोटती रहेगी, क्योंकि अंकिता को अगर आप न्याय नहीं दिला पाए तो शायद आप स्वयं को भी अपना चेहरा आईने में नहीं दिखा पाएंगे। और जो आरोप है वो गंभीर है रावत जी, आरोप कोई आसान नहीं है, और समाज में उठना बैठना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये कोई एक अंकिता की बात नहीं है, ये पहाड़ की बेटी के प्रतिनिधित्व के रूप में अंकिता है, जिसे एक शर्मसार समाज हम अपने आप को समझ रहे हैं कि हम एक बच्ची की मौत हो गई, उस बच्ची का बलात्कार हो गया, हम रोक नहीं पाए क्योंकि हम अनभिज्ञ थे सबके सब, हम नहीं उसको सिक्योरिटी दे पाए। लेकिन आज मौत के बाद जब हम उसको न्याय नहीं दिला पा रहे हैं तो हमारे से बड़ा नपुंसक समाज और कौन सा है। हम जैसे लोग जिन्होंने 6 महीने तक तो अलख जगाई कि अंकिता को न्याय मिलना चाहिए, लेकिन आज जब हियरिंग में तारीख दर तारीख बातें पलटी जा रही हैं, बातें बदली जा रही हैं, नार्को टेस्ट के लिए इनकार कर रहे हैं, जो मुख्य गवाह है वो मुकर जा रहे हैं और करप्ट वकील वकालत कर रहे हैं, तो समाज जो है चुप्पी साध कर बैठा हुआ है, आंखें मूंद कर बैठा हुआ है। उसमें से मैं भी एक, मैं भी खुद को इसका जिम्मेदार मानती हूँ कि वाकई अंकिता का झंडा हमने 6 महीने तक बुलंद किया और उसके बाद इतने बड़े बड़े मुद्दे सामने आते चले गए, चाहे वो लव जिहाद हो, लैंड जिहाद हो, केदारनाथ का सोना पीतल हो, हम उस पर लग गए। हम भूल गए कि अंकिता के वहां क्या डेवलपमेंट्स हो रहे। मैं खुद को भी उसमें शामिल कर रही हूँ, उस नपुंसक समाज का हिस्सा समझ रही हूँ कि बच्ची को अभी न्याय नहीं मिला, हम पटाक्षेप तक नहीं पहुंचे और हमने ढीला छोड़ दिया मामला। मैं रावत जी आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि अगर आप वाकई आईने में अपने आप को देखना चाहते हैं और आपके घर में भी बहू बेटियां हैं, तो फिर पूरे सच्चाई के साथ, पूरी पारदर्शिता के साथ अगर लड़ना है तो केस लड़िए, वरना जैसा नेगी जी ने कहा कि आपसे नहीं हो रहा है भाई, तो कोई जबरदस्ती नहीं है, सरकार ने कोई डंडा नहीं कर रखा है। आईएएस अधिकारी भी वीआरएस लेके चले जाते हैं, तो आपसे ये तो नहीं कहा होगा ना कि इस केस में रहो नहीं तो तुम्हारा खून कर देंगे, ये तो नहीं कहा होगा ना, तो नहीं तो तुम्हारा गला काट देंगे। आपसे नहीं हो पा रहा है, आपको अगर अपनी आंखों के सामने दिख रहा है कि मैनिपुलेट हो रही हैं चीजें, तो प्लीज लीव इट। आपसे नहीं हो रहा है तो छोड़ दीजिए, कोई और संभाले। लेकिन ये गरीब माँ बाप की आंखों से आंखें मिलाने की हिम्मत है आप में? जो कुछ भी कोर्ट के अंदर हो रहा है उसके बाद सामना कर पाएंगे इस भंडारी परिवार का? तो ये अपने आप से पूछिए आप, क्योंकि आप भी हमारे समाज के हैं। गरिमा जी, मैं 30 सेकंड में इस पर आपका जवाब चाहूंगी। आपने कहा कि मैनिपुलेट अगर हो रही हैं चीजें, पॉलिटिकल उसमें इश्यूज आ रहे हैं तो आप छोड़ दीजिए, लेकिन कितने वकीलों को कहीं ना कहीं हम बोलेंगे कि आप छोड़ दीजिए और नए वकील को हम असाइन करेंगे? ये भी तो कहीं ना कहीं बड़ा सवाल है कि आखिर उस केस की सच्चाई, उनको, उस अंकिता को न्याय आखिर क्यों नहीं मिल पा रहा? इस तरह के ऋतिका देखिए, होप में या आस में दुनिया टिकी हुई है, और अभी हम ये नहीं कह सकते कि पूरे समाज में या पूरे जनता में सब गंदगी फैल गई है, करप्ट लोग हैं, डिसऑनेस्ट लोग हैं, डिसलॉयल लोग हैं। ऐसा नहीं है, एक जाएगा दूसरा कोई आएगा जिसके अंदर रीढ़ की हड्डी होगी और जो सरकार से लोहा ले पाएगा। पत्रकार है ना, कितने पत्रकार खड़े हुए, सरकार के खिलाफ खड़े हुए अंकिता केस, मैंने देखा, आपने देखा। तो पत्रकार कुछ तो साष्टांग हो चुके हैं, नतमस्तक हो चुके हैं पूरी तरीके से सरकार के सामने, लेकिन कुछ है जिनकी रीढ़ की हड्डी है, कुछ नेता है जिनके पास सच्चाई और साहस का मादा है। वैसे कोई वकील कोई तो होगा जो इस केस को पूरी सच्चाई से लड़ेगा। मैं आस पे जिंदा हूँ और पॉजिटिविटी, मेरे को लगता है कि हमको पॉजिटिव एटीट्यूड अपना नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है गरिमा जी, मैं लौटूंगी आपके पास में। अंकिता के पेरेंट्स भी हैं और मैं बार बार देख पा रही हूँ कि अंकिता की माँ जो है बार बार इमोशनल भी वहां पर हो रही है, और इमोशनल होना भी लाजमी है, क्योंकि जब जब हम ये सारी बातें कर रहे हैं, मैं अगर हकीकत बताऊं ऋतिका, मैं अगर हकीकत बताऊं तो एक प्लेटफॉर्म पे मैं उसके माता पिता के साथ हूं, ये मुझसे गवारा नहीं हो रहा है, क्योंकि हम कुछ नहीं कर पाए इनकी बेटी के लिए, हम कुछ कर ही नहीं पाए। तो मैं शर्मसार हूं, मैं लज्जित हूं कि मैं आज उसी चैनल पर, मैं पहली बार इनके साथ मंच साझा कर रही हूँ। कोशिश बहुत करी आवाज उठाने की, लेकिन एक समय तक, एक समय सीमा तक करी, उसके बाद हम सब, मुझे लगता है, भूल से गए। तो कहीं ना कहीं फिर आवाज बुलंद करने की जरूरत को कहीं ना कहीं आगे आना होगा, विपक्ष को अपनी आवाज बुलंद करनी होगी। मैं लौटूंगी आपके पास में। अंकिता के पेरेंट्स इस वक्त यहाँ पर हैं और माँ भी है, पिता भी हैं, क्या कुछ कहेंगे? बार बार आप जो है अपने वकील पर, वकील से ना जो है संतुष्ट नहीं है, क्या कुछ कहेंगे? दोनों लोगों से पूछ रही हूँ, एक एक करके आप बता सकते हैं। नमस्ते, मैं मंच पर बैठे हुए तमाम लोगों का धन्यवाद करता हूं
और तमाम उत्तराखंड की जनता जो कि इस लाइव को देख रही है उनका भी धन्यवाद करता हूँ। मेरा सबसे पहले जितेंद्र रावत जी से ये सवाल है कि अभिनव और कुशराज के जो बयान थे 18 सितंबर 2022 के, उसमें कुशराज ने कहा था कि पुलकित अंकिता भंडारी के कमरे में जा रहा था और अंकिता भंडारी कमरे से चिल्ला चिल्ला के गार्डन में आई। उसने कहा प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी। और वो अभिनव और कुशराज बालकनी से देख रहे थे। तो उसके बाद पुलकित आर्य अंकिता के कमरे से बाहर आया और गार्डन में अंकिता के साथ गलत जगह हाथ टच कर रहा था और उसका मुंह दबा के उसको खींच के कमरे के अंदर ले गया। उसमें अंकित बाहर दरवाजे में खड़ा हुआ था। ये तो बात उन्होंने मिस गाइड की। वहां पे जितेंद्र रावत जी ने बोला कि गार्डन से कमरे खींच के ले गया। एक तो यहाँ पे गलती पकड़ी हमने, दोनों की ये बयान है। अब मेन है विवेक आर्य। विवेक आर्य ने 164 के तहत जो बयान दिए थे कि 2 सितंबर 2022 को कोई पार्टी थे और सौरभ भास्कर ने उसको ठंडे में कोई दारू मिलाई या गोली दवाई मिलाई और मुझे कमरे के 106 वाले कमरे में ले गया, अपने कमरे में ले गया। इसने मेरे साथ रेप किया। एक ये बात। तो ये रेप वाली बात जो है, जितेंद्र रावत जी ने ऐसा कहा कि रेप करने की कोशिश की गई। एक गलती यहाँ पे पकड़ी मैंने इनकी, तो 2-3 गलती ये हो गई। फिर परसों जब आयुष के बयान हुए, 9 जून को जब आयुष के बयान हुए थे, तो आयुष ने अपने बयान में कहा था कि पुलकित आर्य हमेशा शराब पी के आता था और रिजॉर्ट में जितने भी कर्मचारी थे उनको गाली गलौज देता था और उसने एक दिन मेरे पे थप्पड़ मारी थी और सैलरी नहीं देता था। तो जितेंद्र रावत जी तक ऐसा कहा गया कि उसने ये कहा कि एक दिन मैंने गलत काम किया और पुलकित आर्य ने मुझे थप्पड़ मारी। भैया क्या है जो उसने लिखा है उसको बोलो ना, क्योंकि उस दिन मैं सुबह नहीं मिला था उनसे, क्योंकि मैं 12:30 बजे पहुंचा था उस दिन कोर्ट में। और दूसरी बात कि उस दिन ऐसा हुआ कि ठीक है हम जवाब लेते हैं जितेंद्र जी से, जवाब लेते हैं आपके वकील से, जवाब लेते हैं। ठीक है जितेंद्र जी अपनी बात रखिए इस पर, फिर मैं आ रही हूँ कमलेश जी और उमा जी आपके पास। भंडारी जी फिर वही आपको मिस गाइड विवेक ने, मैं आपको कल आप और आशुतोष को लेके और कोड़दार आओ। विवेक आर्य ने कहा कि मैंने 164 के बयान उसको न्यायालय में पढ़ के सुनाए गए, उसको सारे बयान पढ़ के सुनाए गए, जिसमें कि ये बात भी है कि अंकिता ने ये बोला था 12 तारीख को कि 2 तारीख को उसके साथ रेप कमिट हुआ। तो वो उसमें ये बात लिखी गई, आपके पास बयान की कॉपी है। 164 के बयान विवेक आर्य को पढ़ के सुनाए गए। उसने कहा मैंने जज साहब के सामने यही बयान दिए थे, यही मेरे बयान है। आखिरी में उसी पे एग्जिबिट पड़ा है और कोर्ट में वही 164 के बयान पढ़े जाएंगे। नंबर 1। नंबर 2, 9 तारीख की आप बात कर रहे हो थप्पड़ मारने वाली, उसमें भी उसने ये कहा है कि मेरे को पहले उसने जब थप्पड़ मारने से मना किया, उसके बाद उसको बोला गया कि तूने 164 में ये बयान दिए कि मेरे को पुलकित आर्य थप्पड़ मारा था और बदतमीजी करता था। उसने कहा हाँ जी मैंने 164 के बयानों में ये बात कह रखी है। उसको बयान पढ़ के सुनाए गए आपके सामने, आप पीछे बैठे हुए थे और ये पढ़ के सुनाए। उस गवाह ने, जज साहब ने कहा कि ये बात लिखो कि पढ़ के सुनाया गया और यही बयानों को डिटेक्ट किया गया। ऐसा नहीं है, मैं गलत क्यों करूंगा। और अभी जो हमारी बहन बोल रही थी कि आप अगर न्याय नहीं, मैं आपको आश्वासन देता हूं आप हमारे साथ खड़े रहिए। हमें लड़ना दूसरों से, मैं तो खुद अपनी टांग रोज वीडियो देख देख के और पेपर देख देख के वो कर रहा हूँ। मैं हम दूसरों से लड़ें या अपने को बचाएं। और 3 महीने में गरिमा मैम हम इसमें 14 गवाह पूरे हो चुके हैं। आप लगाइए 18 मार्च को चार्ज बना, आज 3 महीने हो रहे हैं, 28 तारीख से गवाही शुरू की। कोई फास्ट ट्रैक का ऑर्डर नहीं है, कोई वो नहीं है, उसके बावजूद हम 10 दिन की तारीख लगा के इसमें गवाही पूरी करवा रहे हैं और 14 गवाह आज तक हो चुके हैं। बहुत बड़ा सवाल रितिका, ये सवाल पूछिएगा कि फास्ट ट्रैक में क्यों नहीं लगा है मामला। अभी रावत जी कह रहे कि फास्ट ट्रैक में नहीं है मामला। इतना बड़ा मामला जिसने पूरे देश में शर्मसार कर दिया उत्तराखंड को, वो फास्ट ट्रैक नहीं हो रहा है। हम तो खुद ही चाह रहे हैं, हम तो चलाए इसको फास्ट ट्रैक के हिसाब से रहे, जबकि फास्ट ट्रैक का ऑर्डर ना हाई कोर्ट ने किया ना शासन ने कर रखा है, क्योंकि कोटद्वार में फास्ट ट्रैक कोर्ट है ही नहीं, पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में है ही नहीं।
फास्ट ट्रैक कोर्ट होगी तो फास्ट ट्रैक कोर्ट देहरादून में है, ये इसी देखिए केस में है। यूसीसी में तो चटमंगनी पट ब्याह हो गया, जो जो तुष्टिकरण के मामले हैं उसमें चटमंगनी पट ब्याह हो जाता है। कहाँ से फॉरेंसिक जांच होती है हरीश रावत के स्किन की पता ही नहीं चलता, 24 घंटे में फॉरेंसिक जांच हो जाती है। और यहाँ अंकिता हत्याकांड एक ऐसा हत्याकांड जिसने हिला दिया पूरे देश को, उसको वो फास्ट ट्रैक नहीं है, इमेजिन। और शायद पब्लिक में कितनों को पता है कितनों को नहीं पता, कुछ पता नहीं कि निर्भया के बाद से इस तरह के केसेस को फास्ट ट्रैक में भेजने की बात कही गई थी मोदी सरकार की तरफ से। पुष्कर सिंह धामी सरकार कितना गंभीर है अंकिता को न्याय दिलाने के लिए, मंशा कितनी सच्ची और अच्छी है, इससे पता चलता है कि आपने आदेश ही नहीं करे। जी कमलेश उनियाल जी, यही सवाल मेरा आपसे रहेगा। एक चीज मैडम का जवाब दे दूं मैम, इसमें फास्ट ट्रैक न होने के बावजूद मैं ये कह रहा हूं कि मामला फास्ट ट्रैक की तरह हर 10 दिन में डेट लग रही है, 14 दिन में डेट लग रही है। रावत जी आप सुनिए, रावत जी आप अपने आप को वन मैन आर्मी मत समझिए ना, कि अंकिता का पूरा केस जो है जितेंद्र रावत ने अपनी छोटी उंगली पर उठा रखा है गोवर्धन पर्वत की तरह। हमें भी पता है कि आपकी सीमाएं हैं, आपकी एक वकील के तौर पर सीमाएं हैं, आपने कितना भी इसको फास्ट ट्रैक कोर्ट की तरह चला रखा हो वो अलग बात है, बट फास्ट ट्रैक पे तो नहीं चल रहा ना। हकीकत तो यह है कि फास्ट ट्रैक में नहीं चल रहा ना। क्यों? प्रश्न चिन्ह यह है कि क्यों नहीं चल रहा अंकिता हत्याकांड फास्ट ट्रैक में, क्यों ये मजाक हो रहा पहाड़ की बेटी के साथ, ये सवाल है। आप क्या कर रहे हैं वो छोड़ दीजिए, और आपके हाथ में नहीं है फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाना, वो जज के हाथ में है। वकील कितना भी चाहे वो थोड़ी चला सकता है फास्ट ट्रैक कोर्ट में। यहाँ पढ़े लिखे लोग बैठे हैं। जितेंद्र रावत जी प्लीज। कमलेश उनियाल जी, ये सवाल मेरा यही रहेगा आपसे कि जो है जितेंद्र सिंह रावत जी पर कई तरह के आरोप लग रहे हैं, वहीं जो है अंकिता के पेरेंट्स बार बार इस बात को कह रहे हैं कि उन्हें वकील बदलना है। लगातार लोग भी ये सवाल कर रहे हैं कि जब पेरेंट्स नाखुश हैं तो वकील को आखिरकार क्यों नहीं बदला जा रहा है, ये पहला सवाल है। दूसरा, फास्ट ट्रैक को लेकर जो गरिमा जी सवाल पूछ रहे हैं ये भी मैं आपसे लूंगी। और दूसरा, सरकार कितनी गंभीर है अंकिता हत्याकांड को लेकर। 3 सवाल का जवाब दीजिए कमलेश उनियाल जी। देखिए, अंकिता हत्याकांड उत्तराखंड के लिए एक बड़ा ही वो दिन, जो आज 18 तारीख की जो घटनाक्रम हुई थी 18 सितंबर में, उसके हिसाब से लगातार सरकार ने अपने हिसाब से जो स्थिति कर रही है वो लगातार कर रही थी। उसके आज कहीं ना कहीं न्यायपालिका में सारा जो ट्रायल है ट्रायल बेस पे चल रहा है। अब जहां तक जितेंद्र जी पे आरोप लगाना है या क्या करना उसके बारे में मैं बताऊंगा, लेकिन सरकार के हिसाब से 18 तारीख को आपको तो क्रम नित्य 18 तारीख को जो घटनाक्रम हुई इसके हिसाब से करीबन आप 22 सितंबर को इसके गुमशुदगी होने की रिपोर्ट आई कि गुमशुदगी होने, और 24 तारीख को आप 11 की जैसी डेड बॉडी मिली। उस 24 तारीख को 24 आवर्स के अंदर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, और गिरफ्तार करने के उपरांत ये कार्य कोर्ट में पेश हुए, कोर्ट में ट्रायल का पार्ट चलता रहा। इसके हिसाब से कई चीज आई, कई इसमें मोड़ आए। करीबन पूरी चार्जशीट दाखिल हुई, गवाह की लिस्ट 100 के करीब गवाह गए, गवाहों की लिस्टेड हुए, करीबन 30 के करीब पूरे जो एविडेंस थे वो दाखिल हुए। कोर्ट एक अपनी प्रक्रिया है, कोर्ट के हिसाब चल रहा है। अब 2 स्थितियां हैं। पहली स्थिति, अगर जितेंद्र जी के बारे में जैसे इनका माँ बाप का कहना है, इनके माता पिता का, अंकिता के माता पिता का कहना है कि कहीं ना कहीं इनको डाउट है एक उस पे, तो इस पे तो एक चिंताजनक विषय है। और कहीं ना कहीं इसको भी हम लोगों के संज्ञान में कल एक स्थिति आई है, और उसको देखते हुए इसको भी अगर ऐसी कुछ स्थिति है तो इसमें वकील, क्योंकि भाई जैसे अभी गरिमा जी बोल रही थी और कई आप पैनलिस्ट बोल रहे थे कि भाई कहीं ना कहीं कोई पॉलिटिकल स्वार्थ या किसी न किसी विषय में जुड़ा हो, या हो सकता है किसी का कोई भी हो, लेकिन जब जिनकी लड़की जा रखी है वो कहीं ना कहीं आरोप लगाए तो ये कहीं ना कहीं जांच का विषय बनता है। अगर ऐसी स्थिति आएगी तो इसमें बदलना चाहिए, और ये सरकार के आगे ये बात संज्ञान में आई, ये चर्चा का विषय बनी। हम लोग भी अपने स्तर पर पार्टी अगर जितेंद्र सिंह रावत जी पर इल्जाम लग रहे हैं या ये र्यूमर है या कुछ भी कहे, मैं आ रही हूँ आशुतोष जी आपके पास, इससे पहले उमा सिंह जी के आपके पास में आऊंगी। कमलेश जी, अगर इस तरीके के आरोप लग रहे हैं जितेंद्र सिंह जी के ऊपर, तो साफ है कि वो सरकार के ऊपर भी लग रहे हैं, और अगर यहाँ पर केस कमजोर होता है तो सरकार पर सीधे सीधे सवाल है ना कमलेश जी। बिल्कुल, देखिए मैं बताऊं, 2 एक अपना फौजदारी और एक है अपना दीवानी के हिसाब से। फौजदारी के अंतर्गत क्या है कि कोई भी केस मुकदमा होता है, कोई भी
शारीरिक नुकसान या किसी तरह के जो क्रिमिनल ऑफेंस होती हैं, उसके अंतर्गत सरकार बनाम ही मुकदमा चलता है और सरकारी वकील उसको हैंडल करता है। अब सरकार ने जो पैनल में जो वकील होंगे, अब किसको अपॉइंट किया है या किसको कोई ये कहीं ना कहीं उस क्षेत्र या घटनाक्रम के क्षेत्र में उसके भी डिपेंड करता है। और कहीं अगर फौजदारी की हम लोग दीवानी की हम लोग बात करते हैं, दीवानी में हम लोग अपना मुकदमा अपना वकील बदल सकते हैं, ला सकते हैं। लेकिन अगर ऐसी कुछ स्थिति आती है, सवाल सरकार पे उठने वाला नहीं है। लेकिन अब इन्होंने जो गंभीरता लगाई है, गंभीर आरोप आज जितेंद्र जी के ऊपर लगे हैं, इनके द्वारा जो आज तो कैमरे के ऊपर सम्मुख होकर के बोल रहे हैं कि भाई ऐसे करके इन्होंने, जैसे भी मैं इनके बोल रहे थे कि अपना ये कुशवाराज के जो बयान थे या अपने आशुतोष नेगी जी बता रहे थे कि कहीं ना कहीं उनमें पूर्व के जो बयान है उसके बाद दोबारा वो बयान पढ़ करके सुना है, उसमें कहीं ना कहीं अंतर पाया गया और ये इनको कहीं ना कहीं इस विषय में डाउट है। तो अगर कोई ऐसी स्थिति आ रही है तो उसमें तो स्वाभाविक रूप से हर किसी को है कि अगर कहीं डाउट है तो उसमें एक विषय आता है और उसमें अगर ऐसा है तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई है, सरकार क्या है, कोर्ट क्या चाहती है, अगर इस तरह से। लेकिन ये ट्रायल का पार्ट है, क्योंकि ट्रायल के पार्ट में क्योंकि कोर्ट में एक प्रक्रिया चल रही है, उस प्रक्रिया में कोई क्वेश्चन उठ रहे हैं, उस क्वेश्चन में हम लोग थर्ड पार्टी होकर के डिबेट का पॉइंट हम लोग चर्चा में ला रहे हैं, उसमें हम चर्चा कर रहे हैं। आरोप लगना, किस कंडीशन में उनको कंटेंट करना या कोई आरोप कितना तथ्यहीन है, अगर हमारे डिस्कस करने से, हमारे बोलने से, अब ऐसा तो नहीं है कि कोर्ट के आगे जाके धरना तो दिया नहीं जाएगा कि साहब इनको हटाओ इनको। लेकिन एक चीज आती है कहीं ना कहीं इंटरनली माध्यम में कोर्ट के आगे भी पीड़ित पक्ष ये बात रखती है और सरकार को भी रखनी चाहिए। और हमारे संज्ञान में भी जैसे कल की इनका आरोप लगा तो उसके हिसाब से आगे कार्रवाई होगी। कमलेश जी, बिना धरने के, बिना प्रदर्शन के आप लोग सुनते कहाँ है? आप लोग तो धरना करने के बाद भी कई महीनों तक आप लोगों की नींद नहीं खुलती कमलेश जी। नहीं, ये ऐसा नहीं है, अपनी कार्य प्रणाली है। इस बात से नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि कई मुद्दे हमने देखे, कई सालों से हम देखते आ रहे हैं कि क्या उत्तराखंड में हो रहा है, चाहे वो रोजगार को लेकर के हो, महिला सुरक्षा को लेकर के हो, तमाम मुद्दों पर। मैं लौटूंगी आपके पास कमलेश जी, आ रही हूँ आशुतोष जी, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बार जवाब दे दूं। उमा जी उमा जी, सवाल यही है, पूरी चर्चा में आप आधे घंटे से सुन रही हैं, तमाम तरीके की बयानबाजी आशुतोष नेगी जी भी कह रहे हैं, अंकिता के माँ बाप भी गंभीर आरोप लगा रहे हैं, वहीं जितेंद्र जी भी उन आरोपों को निराधार कर रहे हैं। अंकिता भंडारी को आखिरकार कब न्याय मिलेगा, अब ये बड़ा सवाल बन गया है उत्तराखंड में। रितिका जी, सबसे पहले तो मैं आपको साधुवाद देना चाहूंगी कि आपने इस विषय पे डिबेट रखी, क्योंकि हम लोग पिछले काफी समय से देख रहे हैं कि कहीं कुछ भी ज्वलंत मुद्दा देश में आता है तो लगातार जो टीवी चैनल्स हैं वो उन समसामयिक मुद्दों को भूल जाते हैं, उनका ध्यान भटक जाता है। मैं इसमें किसी चैनल के ऊपर आरोप नहीं लगा रही हूँ, लेकिन ये चीज हमने देखी है कि अगर कोई देश में कोई बड़ा मुद्दा आया, सरकार के ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क आया, तो कुछ अननेसेसरी मुद्दों को जबरदस्ती हवा दे दी जाती है, जिसमें कि कुछ मुद्दे दब जाते हैं। आपने रितिका भंडारी अंकिता के ऊपर आपने रितिका जी आज डिबेट रखी, उसके लिए आप साधुवाद की पात्र हैं। दूसरा मैं ये कहना चाहूंगी कि भारतीय समाज में एक पिता और पुत्री का जो संबंध होता है, हम सबको मालूम है कि कितना आदर्शवादी संबंध होता है हमारे पिता के साथ। आज एक पिता अपनी बेटी के रेप के बारे में जब एक दर्द के साथ बात करता है तो मुझे बहुत अपने अंदर एक शर्म महसूस होती है कि हमारा एक पिता, मजबूर पिता, एक इस बात को कर रहा है कि मेरी बेटी के साथ रेप हुआ या नहीं हुआ, उस पिता के ऊपर क्या बीत रही होगी, अच्छे से हर पुरुष समझ सकता है, हर पिता समझ सकता है जिसने अपनी बेटी को कभी गोद में उठाया। आज बात इस बात पर है कि जितेंद्र रावत जी ने क्या किया, क्या नहीं किया। बहुत सारी चीजें हैं जो मैं कहना चाहूंगी। सबसे पहले तो अंकिता भंडारी का जब ये काम हुआ, कृत्य हुआ, सबसे पहले हम लोगों ने देखा है कि किस तरीके से बुलडोजर चलाया गया, किस तरीके से वहां पर जो साक्ष्य थे उनको नष्ट करने की कोशिश की गई, किस तरीके से पुलिस ने 4 दिन तक इन माँ बाप को घुमाया। यानी कि ये जो केस था शुरू से ही इस तरह का केस था कि कुछ बड़े नेताओं को बचाने का लगातार प्रयास होता रहा, पहले दिन से ही हम सब ने देखा और हम सब ने आवाज उठाई है। आज जिस तरीके से रावत जी अपनी मजबूरी बता रहे हैं कि भाई मेरे ऊपर 7 प्राइवेट वकील लगा दिए गए हैं मेरे साथ और वो इस चीज का राजनीतिकरण कर
रहे हैं तो मुझे हंसी आ रही है रावत जी पर। मैं रावत जी की उनका जो काम है उसके ऊपर मैं क्वेश्चन मार्क नहीं कर रही हूँ। हो सकता है वो अच्छे बड़े वकील होंगे, अच्छी बात है सरकार ने उनको ये केस दिया, लेकिन जिस तरीके से वो मजबूरी बता रहे हैं और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि मेरे पास 7 प्राइवेट वकील और हैं जो अंकिता के माँ बाप ने लगाए हैं और वो इस केस का राजनीतिकरण कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बड़ा क्वेश्चन मार्क रावत जी की बुद्धिमत्ता के ऊपर आता है कि प्राइवेट वकील आपको कह रहे हैं कि हमारे इस केस का राजनीतिकरण किया जा रहा है। ये मेरी समझ से, रावत जी का ये बयान मेरी समझ से बाहर है। और दूसरी बात, अगर आज देखिए सोशल मीडिया बहुत मुखर है और अंकिता भंडारी का केस हमारे सोशल मीडिया के पत्रकारों की वजह से ही लाइमलाइट में आया। रावत जी के पास बहुत बड़ा मौका था कि पूरी सोशल मीडिया को अपने साथ लेकर अपने कहते ना अपनी मजबूती को सोशल मीडिया के माध्यम से वो रख सकते थे, कर सकते थे। पूरा देश उनकी तरफ आज एक बड़ी उम्मीद की निगाह से देख रहा है। और आज रावत जी जिस तरीके से अपनी मजबूरी बता रहे हैं, मेरी समझ से बिल्कुल बाहर की बात है। अगर आज पत्रकार रावत जी के ऊपर मैं देखिए अंकिता के माँ बाप क्वेश्चन उठाते हैं तो कहीं ना कहीं आ सकता है कि एक इमोशंस होते हैं। कई बार हम भी कहते हैं कि भाई हमें न्याय मिलने में देर हो रही है, तो कई बार सब्र खो जाता है। हमारे देश की न्यायिक व्यवस्था ऐसी है कि माँ बाप जो है कई बार आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में क्या, आम आदमी पार्टी का क्या रोल मैं आ रही हूँ तुरंत, इसके बाद आशुतोष जी आपके पास में ही आ रही हूँ और फिर जितेंद्र जी। आम आदमी पार्टी, गरिमा जी कह रही हैं हमने तमाम प्रदर्शन करे और हमने भी देखा, लेकिन रिजल्ट क्या मिला हमें? उमा जी, आम आदमी पार्टी का रोल मैं कहीं ना कहीं जानना चाहती हूँ। देखिए जिस तरीके से विपक्ष ने अपना रोल निभाया, चाहे कांग्रेस है चाहे यूकेडी हो, आम आदमी पार्टी भी लगातार इस मुद्दे पर जुड़ी हुई है। मैं खुद अंकिता जी के घर पर भी जब ये घटना हुई तो हम आम आदमी पार्टी और मैं खुद भी और बाकी सभी तमाम नेता भी पहुंचे थे। और आज भी मैंने आपसे कहा रितिका जी आप इस पर डिबेट कराइए, विषय पे हम लोग हमेशा आएंगे और अपनी बात रखेंगे। और दूसरा मैं कहना चाहूंगी कि जिस तरीके से आज भी सारे पत्रकार, खासतौर पर सोशल मीडिया के हमारे पत्रकार बंधु जो हैं, जिस तरीके से इस मुद्दे को जीवंत बनाए हुए हैं, वाकई में उनको सैल्यूट करने की चीज है। और आज आम आदमी पार्टी के लीडर के रूप में भी मैं उनको सैल्यूट करती हूँ। और मैं कहीं ना कहीं गरिमा जी की बात से भी पूरी तरह से सहमत हूँ कि हम भी उस नपुंसक समाज का हिस्सा हैं जो एक बलात्कार, एक बेटी जो हमारी खत्म हो गई, उसका रोज की रोज बलात्कार आज फिर दोबारा से हम अपनी जो हमारी जो कोर्ट है उसमें देख रहे हैं और हम मजबूरी से बैठे हुए हैं। हम पूरी तरह से जितेंद्र सिंह रावत जी के ऊपर डिपेंड होंगे कि रावत जी को सही करेंगे तो बच्चे को न्याय मिलेगा। क्यों नहीं रावत जी बाहर सामने आकर, मीडिया के सामने आकर ये बोलते कि भाई मेरे साथ ये प्रेशर्स हैं या मैं ये ठीक है और ये गलत कर रहा हूँ। क्यों नहीं आशुतोष नेगी जी को ही अपना इंटरव्यू देते कि भाई देखो ये मेरे पास फैक्ट है और ये मैंने किया। हम सब लोग उनके वीडियो को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा है। आज पूरा का पूरा केस अगर अंकिता भंडारी का सामने आया है तो सिर्फ सोशल मीडिया और हमारे पत्रकारों की वजह से। और अगर आज रावत जी कहीं ना कहीं मजबूर दिखाई दे रहे हैं या इनके ऊपर क्वेश्चन मार के, तो बड़ा प्रश्न रावत जी की काबिलियत के ऊपर है कि एक इतना सेंसिटिव केस एक बड़ा वकील उसको मतलब रख रहा है समाज के सामने, कोर्ट के सामने, और आज उनकी अगर काबिलियत पर प्रश्न है तो बड़ा प्रश्न रावत जी की काबिलियत के ऊपर आता है। और आज रावत जी को अपनी बात को क्लेरिफाई यहाँ पर करना चाहिए ताकि हम सब लोग भी उन पर विश्वास कर सकें। ठीक है उमा जी। आशुतोष नेगी जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मैं आऊंगी जितेंद्र जी आपके पास में। आशुतोष जी माइक म्यूट अनम्यूट करिए। आशुतोष जी मैं सभी लोगों को सुन रहा था और कुछ चीजें गलत कही गई हैं यहाँ पे, तो मैं थोड़ा सा स्पष्ट भी कर दूं। देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि अंकिता केस में हमने अपनी तरफ से कहीं कोई ढील नहीं दी है। हम सीबीआई इंक्वायरी के लिए हाईकोर्ट गए और जो जितेंद्र रावत जी कह रहे हैं कि फास्ट ट्रैकिंग के लिए कोई डायरेक्शन नहीं है, जो विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति हुई है वो हाईकोर्ट ने डायरेक्शन दिया हुआ है। वो हाईकोर्ट ने फास्ट ट्रैकिंग के लिए बोला हुआ है राज्य सरकार को। मुख्यमंत्री धामी साहब ने जब वो डोब सिरकोट गांव में आए थे वहां पे आके कहा था कि फास्ट ट्रैकिंग से ये मुकदमा चलेगा। ये सरकार ही अपने वादे से मुकर गई। और फिर आप देखिए हमने तो हर बिंदु पर अपनी आवाज उठाई है। जब ये मुकदमा कोटद्वार में चलने की बात हुई तो हमने कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई, पौड़ी कोर्ट में, कि इस मुकदमे को पौड़ी ट्रांसफर किया जाए जिला जज के यहाँ, क्योंकि पौड़ी मुख्यालय से डोब सिरकोट गांव 10 किलोमीटर दूर है और कोटद्वार 110 किलोमीटर दूर है। तो वो पिटीशन हमारी खारिज हो गई। ये बात हमने डीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री तक भी पहुंचाई। मुख्यमंत्री जी ने हमारी बात को नहीं सुना। ये जो आरोप लगाए हैं माँ बाप ने, इसके लिए बाकायदा 1 जून को जिलाधिकारी पौड़ी को साक्ष्यों के साथ वहां पर, उसमें यूट्यूब में भी कुछ वीडियो डाले गए थे,
रावत जी के परिवार के द्वारा, उनके बच्चों के द्वारा वो सारे साक्ष्य दिए गए थे जिलाधिकारी पौड़ी को। और आप देखिए कि वहां पे जब जांच की तो जांच की एसडीएम कोटद्वार ने, और एसडीएम कोटद्वार ने जो जांच की उसमें केवल जितेंद्र रावत जी का पक्ष लिया और कह दिया कि यूट्यूब में जो कंटेंट डाला हुआ था उसका कोई लेना देना इस केस से नहीं है। मैं आज भी आपको वो वीडियो दिखा सकता हूं, वो मेरे फेसबुक पेज पे पड़े हुए हैं, आप भी उन वीडियोस को देख सकती हैं कि उसमें किस तरह की बात, अंकिता केस का किस तरह से मखौल सपरिवार रावत जी उड़ा रहे थे। और हम हर बिंदु को, हर अन्याय जो हमारे साथ होता है, मैं सोशल मीडिया के माध्यम से, क्योंकि मैं तो खुद ही एक पत्रकार हूं, आप जागो उत्तराखंड के पेज पे जाएंगी तो आपको एक एक दिन की पुख्ता खबर हमारे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है हम वहां पे पोस्ट करते हैं। और कई हमारे साथी पत्रकार मित्र, जिसमें कि सोशल मीडिया में पोलखोल बगुड़ा जी हैं या विजय रावत है या त्रिभुवन चौहान है, ये खासतौर पे 3 लोग हमारी बहुत मदद करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग कोई प्रयास नहीं करते। फिर उसके बाद की आप घटना देखिए कि डीएम साहब मुझे बोलते हैं कि मुख्यमंत्री कार्यालय ने 10 दिन का समय मांगा हुआ है। हम 1 जून से लेके इंतजार करते हैं, 7 तारीख को अंकिता के माँ बाप जिलाधिकारी पौड़ी कार्यालय में धरने पे बैठते हैं। जिलाधिकारी 10 दिन का समय मांगते हैं कि 10 दिन में निस्तारण हो जाएगा। उस दौरान 9 जून को फिर गवाही होती है कोटद्वार कोर्ट में और मुझे कोर्ट में नहीं घुसने दिया जाता, पुलिस मुझे वहां पर रोकती है। क्यों? मुझे क्यों रोका जाता है? मैं जो हूं एक पैरोकार हूं शुरू से इस मुकदमे में, और मेरी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है क्योंकि ये मेरे गांव का मामला भी है। ये लोग इतने कमजोर हैं अंकिता के माँ बाप, अगर मैं इस मुकदमे से हट जाऊं तो फिर बहुत दिक्कतें आ जाएंगी। तो मैं पूरी कोशिश करता हूं कि मैं हर सुनवाई पे कोटद्वार में पहुंचूं, मुझे कोर्ट में नहीं घुसने दिया जाता। और ये सब कुछ कराया जाता है इन्हीं महाशय के जो मित्र हैं वहां पे, इनकी जो लॉबी है कोटद्वार में वकीलों की, कि इसको कोर्ट के अंदर मत आने दीजिए क्योंकि ये वॉच करता है चीजों को। और फिर उसके बाद देखिए आप कि जब हम 10 दिन का समय बीत जाता है, हम धामी जी के पास मिलने को आते हैं। अभी सोमवार को मिले हैं हम 25-26 तारीख को। धामी जी भी कोई आश्वासन नहीं देते, कहते हैं कि डीएम साहब को फोन लगाते हैं, बोलते हैं कि साहब बताइए ये सब। तो ये 1 महीने से चल क्या रहा है, राज्य सरकार कर क्या रही है? क्या आप एक वकील को बदलने का फैसला लेने में इतना समय लगाते हैं? ये क्या मजाक आपने बना रखा है दामी जी? 1 महीना गुजर गया है, 1 महीने से आप एक वकील को बदलने पर निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। और एक बात यहाँ पे ये भी आ रही थी कि क्या हमने कोटद्वार कोर्ट में इस बात को रखा? हमने कोटद्वार कोर्ट में भी 9 जून को ये बात रखी कि जितेंद्र रावत जी पर सीरियस एलिगेशन है, कृपया इनको इस मुकदमे से मुक्त कर दिया जाए। तो वहां पे जो जज साहिबा है रीना नेगी जी, उन्होंने कहा कि ये अधिकार राज्य सरकार को है, धामी जी को इस पे फैसला लेना है। और उन्होंने हमारी जो पिटीशन है वो खारिज कर दी। मैं स्वयं इस मामले में सीबीआई इन्वेस्टिगेशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा हुआ हूं। और अभी क्योंकि वहां पे छुट्टी है, जुलाई में मुकदमा आएगा। और जिस तरह की चीजें निकल के आई हैं, हमने पहले ही दिन कहा था कि रेणु बिष्ट जो विधायक हैं यमकेश्वर की, उन्होंने इंटेंशनली उस रिजॉर्ट को तोड़ा है, उसके कमरे को तोड़ा है। और आज ये बात विवेक आर्य के बयानों से स्पष्ट हो गई है कि उस कमरे में अंकिता के साथ किस तरह का दुराचार हो रहा था। उस दुराचार के साक्ष्यों को मिटाने के लिए वहां पे जेसीबी फिराया गया और उन साक्ष्यों को नष्ट किया गया। ये नहीं बता पाए ये लोग, आज तक पूरा एसआईटी ये नहीं बता पाए कि वो वीआईपी कौन है। हमने उस वीआईपी का नाम अपने स्तर पे खोल के रखा, राज्य सरकार उसका भी संज्ञान नहीं लेती। तो आप देखिए तमाम जो है इस मुकदमे में शुरू से जो राज्य सरकार की भूमिका है वो संदेह के घेरे में है। और 1 महीने तक अगर मुख्यमंत्री एक वकील को बदलने का साहस नहीं रखते तो मुझे तो लगता है कि सरकार ने एक ऐसा वकील हमको दिया हुआ है कि जो सजा तो कराएगा अपराधियों को, लेकिन महज कुछ साल की। अच्छा ठीक है, मैं लौटूंगी गरिमा जी, लेकिन जितेंद्र जी आप पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। आशुतोष नेगी ने कई सवाल खड़े करे। मैं सवाल पूछ लेती हूँ पहले मैं कि 9 जून को उनको कोर्ट परिसर पर जाने नहीं दिया, इसका भी आरोप आप पर है कि आपकी लॉबी के कई लोग, ये तमाम सवाल जो है इस पर जवाब चाहूंगी। फिर गरिमा जी आपके पास आ रही हूँ और अंकिता की माँ भी बहुत देर से हमारे साथ में जुड़ी हुई है, उनके पास भी आएंगे। जितेंद्र जी।
अब आप मेरे को सुन, देखिए मैं एक एक करके सारे जवाब दे देता हूँ। पहले आशुतोष जी का जवाब दे दिया जाए कि 9 जून को उनको न्याय, 9 जून को उससे पहले वाली 30 तारीख की उसमें जब कोर्ट में घपला हुआ तो उसके बाद कोर्ट ने कहा कि केवल वादकारी और वकील जो दोनों पक्षों के वकील है वो रहेंगे अंदर, बाकी कोई अंदर नहीं आएगा। और बाहर भी ये कोर्ट के ऑर्डर है, ये किसी पुलिस वाले के ऑर्डर से नहीं आए कि किसी को अंदर नहीं आने दिया जाएगा, किसी को भी नहीं। इवन एक वकील साहिबा कोर्ट में जो इस दोनों पक्षों की वकील नहीं थी उनको कोर्ट से बाहर किया गया। उन्होंने एक एप्लीकेशन दी कि साहब मैं तो इस कोर्ट में प्रैक्टिस करती हूँ, लेकिन कोर्ट ने कहा कि जब ऑर्डर सबके लिए किसी को नहीं आने दिया जाएगा, तो वो मैं कुछ नहीं कर सकता, ना मेरी कोई लॉबी है। लॉबी आपको पता है आशुतोष जी को कि लॉबी किसकी चल रही है और लॉबी कौन काम कर रहा है, छोड़िए उस बात को। दूसरी बात, आप हटाने की बात, आप जो आपकी मैडम जो कह रही थी कि जितेंद्र जी ने ये कहा कि 7 अधिवक्ता उनको वो कर रहे हैं। मैडम मैंने ऐसे नहीं कहा, मैंने ये कहा कि अगर मैं कुछ गलत करता तो वो 7 अधिवक्ता मेरे सामने खड़े हैं तो वो तो उस बात को बताते कि आप ये गलत कर रहे हो। मैं आप भी आपसे कह रहा हूं और सही दिल से ये बात कह रहा हूं, और बिल्कुल मेरे को मतलब किसी तरीके से डिफेम करने की जिस तरीके से आप देख ही रहे हो कोशिश की जा रही है, मैं अब भी ये कह रहा हूं कि बिल्कुल सही मुद्दों पे और सही साक्ष्यों के आधार पे ये मुकदमा चल रहा है। और एक भी साक्ष्य, आप सब लोग कहेंगे कि स्टूडियो में आके वो साक्ष्य दिखाओ, साक्ष्यों को समझाओ, वो मैं आपको दिखा दूंगा कि बिल्कुल सही गवाही हो रखी है। और 3 महीने में 14 गवाह हुए। मेरे आशुतोष भाई कह रहे हैं कि फास्ट ट्रैक का ऑर्डर है, आप वो जजमेंट में मुझे दिखा दीजिए फास्ट ट्रैक का ऑर्डर है, और कल से वो डे टू डे हियरिंग मैं लगाऊंगा। आप बताइए कि फास्ट ट्रैक का ऑर्डर है, मेरे पास पड़ा हुआ है, मैं व्हाट्सएप कर दूंगा, मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिए कि फास्ट ट्रैक का ऑर्डर है। बिल्कुल 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 बिल्कुल, एक मिनट मेरे को बोलने दीजिए। और फास्ट ट्रैक ये ऑर्डर हो, उसके अलावा मेरे ऊपर जो भी एलिगेशन कि मेरे बच्चों ने यूट्यूब में मजाक उड़ाया, अगर मेरे बच्चों ने, अंकिता का, मेरी बिटिया ने 28 मार्च के ब्लॉग में जब उसने अंदर जाके जो स्टोरी देखी, उसने घर में ये बात बताई कि जो मुलजिम के अधिवक्ता थे वो वहां पे वो अपने पापा के उसमें ये बोल रही है कि मुलजिम के अधिवक्ता थे, वो कह रहे थे साहब एक डेट दे दो, जबकि पापा कह रहे थे कि बिल्कुल इसको डेट नहीं देनी। जज ने कहा कि बिल्कुल इसमें तारीख नहीं देनी, उसने ये बात कही। उसके बाद ये बात शांत हो गई। उसके बाद 28 मार्च के बाद पूरा अप्रैल गया, मई गया, कहीं ये बात नहीं आई। लेकिन जून 30 मई के बाद, 1 जून के बाद जब गवाही और जब गवाह पूरा वो हो गए थे, जब ये भी, तब आशुतोष जी ने इसको, और मैंने ये कहते हुए अपने बेटे को कहा कि बेटा नेक्स्ट डे ये ब्लॉग हटा देना अपने यूट्यूब से, क्योंकि ठीक नहीं लगता कि फिर भी चाहे तुमने दूसरे अधिवक्ताओं की भी मजाक की है तो, लेकिन मजाक किसी की नहीं करनी, हटा दिया। लेकिन उसके वो चैनल को लेके आशुतोष जी ने उसको फिर से रिपब्लिश किया। मेरे को कोई मतलब नहीं, मैंने कुछ नहीं बोला, ना मैं कुछ कर सकता। तो ठीक है, आपने करा, आप वो चाहते हैं कि भाई ये इस तरीके से बदनामी हो, आप कर रहे हैं। उसके बाद आपने 1 तारीख को ये कहा आशुतोष जी ने, साहब एक मिनट मैं 1 मिनट जा रहा हूँ मैडम, मैं 1 मिनट की बात करता हूँ बस। आशुतोष जी का 1 तारीख का 1 जून का वीडियो है कि साहब इन्होंने नई गाड़ी ले ली। अगर आपको मेरी कोई नई गाड़ी नजर आ जाए तो मैं सारी चीज कहने को तैयार हूं। आप ये कहने लगे साहब इन्होंने नया मकान बना दिया, बताओ, ये पर्सनल चीजें कहने लगे। आपने यूट्यूब उसमें कह रखा है, अपने फेसबुक में ब्लॉग वो डाल के कि साहब इन्होंने मकान बना दिया, मकान 2021 से पुराना रिनोवेशन हो रहा है। आपके बच्चे बोल रहे हैं साहब ये पुल की, अरे सर मेरे बच्चे कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं बातें। आप उस बात को सत्यता तो जानेंगे कि नई गाड़ी ले ली, ये नया मकान बना दिया, अभी पड़े हुए हैं, कोई भी देख सकता है उन्हें। वो अपने ताऊ जी की गाड़ी कहेगा, अपने ताऊ जी का मकान कहेगा, आप ये बात कह देंगे जितेंद्र जी ने ले ली? अरे आपके बच्चे कह रहे हैं भाई साहब, आपके बच्चे कह रहे हैं, मैंने आपका घर भी नहीं देखा हुआ है, मुझे तो पता ही नहीं आपका घर कहाँ पे है। आपके बच्चे कह रहे हैं यूट्यूब में। हाँ, तो अब पुलकित तारे, ये पुलकित तारे से मिले, कौन मिल गया? पुलकित तारे से कैसे मिल सकता हूँ मैं, बताइए। 22 सितंबर 2022 कह रहा है भाई साहब, आपका बेटा कह रहा है वीडियो में, कहीं नहीं कहा। आपने जो पिक एंड चूज कर रखा है सर, वो हमें पता है। 22 जांच करवा लीजिए, फॉरेंसिक जांच करवा लीजिए वीडियो की, मैंने कोई एडिटिंग नहीं कर रखी है। कर दीजिए उसको। 22 तारीख को पुलकित तारे, इतने तो फॉरेंसिक जांच करवा लीजिए, फॉरेंसिक जांच करवा लीजिए, मैंने कोई एडिटिंग नहीं कर रखी है। अब सुन क्यों नहीं रहे? 22 तारीख को पुलकित तारे जेल में चला गया।
गलत एडिटिंग नहीं की है, जो चीजें हैं वो मैंने दी है समाज। तो रितिका हमने ये तो सुना था। गरिमा जी, जिस तरीके से यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, पर्सनल चीजों को बीच में लाया जा रहा है, किसी भी एंगल से यहाँ पर ये दिखाई नहीं दे रहा है कि सीरियस मैटर पर कहीं ना कहीं हम बात कर रहे हैं। आपने घर बना दिया, आपने गाड़ी ली, यूट्यूब, ये सब क्या है? मतलब हम किस तरफ जा रहे हैं? मैं आऊंगी आपके पास में अंकिता की माँ की तरफ। गरिमा जी, आखिरी कमेंट की तरफ भी मैं इसको लेकर के जा रही हूँ इस चर्चा को। आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आखिरी कमेंट आप सभी का लेंगे, क्योंकि समय हमारे पास में कम है। एक बार अंकिता की माँ की बात को जरूर सुन ले, वो बेचारी एक बार भी नहीं बोल पाई है अभी तक। अंकिता की माँ की बात जरूर सुन ली जाए। हाँ रितिका बोल लेने दो, माता जी को। पहाड़ टीवी ने लगातार हर एक अपडेट हमने बताया है, और हर बार पहाड़ टीवी ने अंकिता भंडारी के मुद्दे को उठाया है, उस हत्याकांड को लगातार उजागर किया है। पल पल इस डिबेट में नहीं बोल पाई है, इस डिबेट में। रितिका वो उनका मतलब है 50 मिनट से बैठी है, बोली नहीं है। मैं उनके बाद पहले बुलवा लो, पहले बुलवा लो उनको। अंकिता की माँ जो है यहाँ पर मौजूद है, कनेक्शन उनका बार बार यहाँ पर गड़बड़ हो रहा है, इसलिए मैं उनसे पूछ नहीं पाई। मेरी आवाज आप तक आ पा रही है? क्या कुछ कहेंगे? ये पूरा मैटर चल रहा है, सरकार से क्या गुहार लगाना चाहते हैं? जितेंद्र जी यहाँ पर इस वक्त है, तमाम उत्तराखंड की जनता उनको देख रही है, तमाम दर्शक देख रहे हैं। माइक म्यूट है, अनम्यूट कर लीजिए इसको। क्या कुछ कहेंगे? जितेंद्र जी से भी आप कुछ कहना चाहती तो वो भी यहाँ पर मौजूद है, आशुतोष नेगी भी है। सरकार से क्या गुहार लगाना चाहती हैं? विपक्ष से यहाँ पर गरिमा मेहरा जी हैं, क्या कुछ कहेंगे? संपर्क कहीं ना कहीं जो है, आवाज नहीं पहुंच पा रही आप लोग। नहीं आ रही है मैडम, जोर से आवाज आ रही है। अंकिता की माँ से मैं ये सवाल पूछ रही हूँ, जो यहाँ पर मौजूद है, अंकिता की माँ और पिता दोनों लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, मौजूद है। मेरी आवाज आप दोनों तक पहुंच पा रही है? जी हाँ। अंकिता की माँ, ठीक है, लेंगे। गरिमा जी, संपर्क कहीं ना कहीं टूट रहा है, एक बार रखिए आप अपना कमेंट, जो सवाल मैं आपसे ले रही हूँ। बहुत उद्वेलित करने वाला और हृदय विदारक है रितिका, इनके साथ डिबेट करना। एक तरह से मतलब निशब्द हो रहे हैं इनके सामने, क्या कहें इनसे। हम सब ने सुना है कि लालच इंसान को भ्रष्ट बना देता है, लेकिन जानवर बना देता है, ये नहीं सुना था। और रेणु बिष्ट ने जो किया वो जानवर वाली हरकत है। एक बच्ची के साथ अन्याय हो गया, अत्याचार हो गया और परिवार के ऊपर वज्रपात हो गया, और आप सबूत मिटा रही थी। एक महिला होकर दूसरी महिला के साथ इतनी संवेदनहीनता। घर में बेटियां होंगी उनके भी, ऐसा मेरा मानना है, और भगवान न करे कोई अनहोनी हो जाए किसी बेटी के साथ, तो अपने बच्चे बच्चे और दूसरों के बच्चे जनसंख्या, तो वो वाली हालत आज है। और कोई भी प्रलोभन जितेंद्र रावत जी को मिला हो ना मिला हो, 7 पुश्तों का चाहे इंतजाम धामी सरकार ने कर दिया हो या आर्य परिवार ने कर दिया हो, मेरा एक बार फिर निवेदन है रावत जी आपसे कि कफन में जेब नहीं होती। अगर अंकिता को न्याय दे देंगे या दिला देंगे तो मुझे लगता है कि आने वाली कई पीढ़ियों तक आपको याद किया जाएगा, आप अमर हो जाएंगे। लेकिन अगर नहीं दिला पाएंगे तो अपने चेहरे पर खुद कालिक पोत लेंगे आप, क्योंकि जो आरोप है, कोई उत्तराखंड से बाहर का वकील होता और वो अंकिता के साथ ये सब कर रहा होता तो बात समझ में आती, लेकिन उत्तराखंडी होकर अगर आपको दर्द नहीं उत्तराखंड की बेटी का महसूस हो रहा है तो फिर मैं आपको एक पत्थर दिल इंसान, या इंसान भी कहूं या नहीं कहूं, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। मुझे नहीं पता जो आरोप आप पर लगे हैं वो गंभीर कितने हैं, उसमें सत्यता कितनी है। और जो ये YouTube की बात हो रही है, देखिए जब अचानक किसी भी वकील का जीवन स्तर में फर्क आ जाएगा, तब्दीलियां आ जाएंगी, तो समाज में बातें होना स्वाभाविक सी बात है। और अगर ऐसा हुआ है कि आपको प्रलोभन दिए गए या आपके लिए कुछ इंतजामात किए गए, आपको कैश में या काइंड में, और आप बार बार इस चीज को कह रहे हैं कि पॉलिटिकल मैटर, पॉलिटिकल प्रेशर था, मैं तो बहुत देर से हटना चाह रहा था, इसमें बात पूरी कर लूं रावत जी। आप ये बात आपने पहले अपने वक्तव्य में ओपनिंग कमेंट में कही कि मेरे ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर बहुत था और मुझे समझ में आ रहा था कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड पूरा केस है, मैं इस केस से हटना चाहता था। मैंने 26 अप्रैल को चिट्ठी भी लिखी है, वो चिट्ठी भी भेजूंगा। ये सारी बातें आपने यहाँ पर कही। मेरा सिर्फ आपसे निवेदन ये है कि आप
वकील है तो आपके समझ में आ रहा होगा कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड कैसे है, कौन इसको पॉलिटिकली हैंडल कर रहा है। वो लोग जिन्होंने रिजॉर्ट तोड़वाया, वो लोग जो खड़े थे वहां पर जिस समय रिजॉर्ट टूट रहा था, वो लोग जिन्होंने 2 से 3 बार वहां आग लगा दी, वो लोग जिन्होंने पहले दिन से इसको मैनिपुलेट किया हुआ है और वन भूमि पर जिन्होंने रिजॉर्ट चलाया हुआ है, तो इसको पॉलिटिकली कैसे कोई हैंडल कर रहा है? कांग्रेस कर रही है। ये तो आपने बताया ही नहीं ना कि पॉलिटिकली कैसे ये पूरा केस मोटिवेटेड या मैनिपुलेटेड है, और आप क्यों हटना चाहते थे? क्योंकि ये बड़ा आरोप एक वकील लगा रहा है कि मैं तो इस केस से 26 अप्रैल से हटना चाहता था। क्यों हटना चाहते थे ये भी तो बताइए, जनता जानना चाहती है। आप क्यों हटना चाहते थे? कौन प्रेशर डाल रहा है? क्यों नहीं आप इस केस को लड़ना चाहते? आखिर क्यों? ये सवाल तो जवाब आपने दिया ही नहीं। बिल्कुल गरिमा जी, बिल्कुल गरिमा जी, ये सवाल भी हम जितेंद्र जी से पूछेंगे, लेकिन उससे पहले अंकिता के माँ बाप फिर से हमारे साथ में जुड़ गए हैं। मेरी आवाज आप दोनों तक पहुंच पा रही है क्या? अंकिता की माँ से मैं बात करना चाह रही हूँ। मेरी आवाज आ रही है? आवाज नहीं आ रही मैडम जी संपर्क, आपके साथ। हाँ थोड़ा आवाज नहीं आ तेज रही। बोलिए, हम तक आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है। हाँ जी, नहीं आ रही है मैडम, आवाज ही हाँ, नहीं आ रही मैडम। सबसे पहले तो अ, वाकई जितने भी लोग यहाँ पर इस वक्त बैठे हुए हैं सब, ये बहुत ही मतलब मेरे पास शब्द नहीं है गरिमा जी। इससे पहले भी हमने कई बार चर्चा करी इस रितिका, मुद्दे हम को उनको लेकर सुन के। सकते हैं? रितिका, उनको बताइए कि हाँ हम उनको सुन मैं सकते हैं। मैं हाँ, एक हम चीज हमें बोल आपकी आवाज आ रही है। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी अंकिता की माँ इस वक्त जुड़ी हुई है कि आपके वकील जितेंद्र सिंह रावत जी यहाँ पर मौजूद हैं। कांग्रेस पार्टी से गरिमा जी यहाँ पर हैं, आम आदमी पार्टी से यहाँ पर लोग मौजूद हैं, लगातार जो आपका साथ दे रहे हैं, जिस तरीके से आप लोग बार बार कह रहे हैं, आशुतोष जी भी कह रहे हैं, तो आशुतोष नेगी भी यहाँ पर मौजूद है। और सरकार तक भी हमारी ये चर्चा जाएगी और सरकार तक भी आपकी आवाज पहुंचेगी, या आश्वासन भी कहीं ना कहीं पहाड़ टीवी आपको देता है। तो क्या कुछ कहेंगे अपने वकील से, क्या कुछ कहेंगे विपक्ष से, और क्या कुछ कहेंगे सरकार से, अंकिता की माँ? देखो मैडम जी, इस केस में सबसे पहले तो मतलब हमारे साथ बहुत बुरा हुआ, अन्याय से अन्याय होता है। मतलब जब से ये घटना घटी है, शुरू से मेरे साथ इतना बड़ा अन्याय हुआ है कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, मुझे तो समझ में नहीं आता। क्योंकि एक तो इन्होंने मुझे मेरी बेटी नहीं दिखाई, सबसे बड़ा सरकार ने मेरे साथ ये बड़ा अन्याय किया कि जिस जिस माँ ने अपनी बेटी को 9 महीने इस पेट में रखा, ना बड़ा किया, और अपनी इतनी बड़ी जवान बेटी को खोया है। क्या सपने में रहे होंगे उस माँ के, क्या कुछ नहीं रहा होगा उस बेटी का अपने जीवन के प्रति। बताओ, मैं सोच सोच के हैरान हूँ। उसके बाद भी सरकार अभी तक मतलब मेरे साथ अन्याय ही कर रही है। मतलब मुझे कहीं से न्याय की उम्मीद नहीं है। हम आज भी यहाँ से वहां, वहां से वहां भटक ही रहे हैं। हम सड़कों पे हैं, पर कोई हमारी कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही है। क्योंकि मैं उस माँ की मतलब मैं उस बेटी की माँ हूँ जो गरीब है, कुछ नहीं कर सकती अपनी बेटी के लिए। इसीलिए मेरी आवाज को सरकार नहीं सुन रही है। मैंने सरकार से इतना ही कहा था कि मुझे एक अच्छे वकील की मतलब जरूरत है, लेकिन सरकार ने अभी तक मतलब मेरी ये आवाज भी नहीं सुनी। मैंने इतना ही कहा था कि मुझे जिस वकील पे मुझे भरोसा हो, जो वकील मतलब हमारी बात को समझ सके, लेकिन सरकार ने अभी तक हमें ऐसा वकील दिया ही नहीं, क्योंकि जो हमारी बात को समझ सके और हमारी भावनाओं को समझ सके। क्योंकि ये उस बेटी की लड़ाई है, ये जो मतलब समाज में अगर इस बेटी को न्याय मिलता है तो कहीं ना कहीं हमारी उत्तराखंड की बेटी सुरक्षित हो सकती है। मैंने तो वो बेटी खो दी है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरी और भी बेटियां खोए। इसलिए मुझे डर है कि कहीं हमारा केस नहीं, कमजोर बिल्कुल ना ये हो जाए। सब आपकी अकेली की लड़ाई नहीं है, ये हम सबकी लड़ाई है, चाहे वो गरिमा जी हो, उमा जी हो। गरिमा जी की खुद भी बेटी हैं, और यहाँ पर तमाम जितने भी लोग बैठे हैं सबकी अपनी बेटियां होंगी, घर पर माँ बहनें होंगी। और सरकार से क्या गुहार लगाएंगी अंकिता की माँ जो इस वक्त जुड़ी हुई है, सरकार से क्या कुछ कहेंगे आप? मैं यही गुहार लगाऊंगी कि मुझे एक अच्छा वकील दिया जाए जो हमारी बात को समझे और मेरी बेटी को न्याय दिला सके। और अच्छा, इनको जितेंद्र जी पर बिल्कुल विश्वास नहीं है आपको? नहीं है, क्योंकि हमने इन्हें कितनी बार फोन भी किया, उसके बावजूद भी इन्होंने कभी हमारा भरोसा नहीं बनाया। अब भी हमारा भरोसा नहीं बनाया इन्होंने। एक नहीं, इन पे कई आरोप हैं जिनका हम कई बार मतलब खुलासा कर चुके हैं। ये जितेंद्र भाई को भी पता है कि कभी उन्होंने हमें एक फोन तक नहीं किया।
कि आज फलाने की गवाही है, उनकी गवाही है। कभी मतलब एक फोन तक मुझे हमेशा कभी इन्होंने दिलासा तक नहीं दिया कि इस केस में मतलब तुम्हें न्याय मिलेगा। कभी हमें सांत्वना भी नहीं दिया। और चीज तो दूर की बात रही, कहाँ से हमें न्याय मिलेगा जब एक वकील वो हमारे लिए भगवान से भी ज्यादा है, क्योंकि हमारा भरोसा उन पे है। वो हमारी बेटी को न्याय दिला सकते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। हमारा उन पे कोई भरोसा नहीं है। मैं चाहती हूँ कि आप हमें अच्छा सा वकील दिला दीजिए, जिससे मतलब हमारी बेटी को न्याय मिल सके। बस। ठीक है, अंकिता के पापा भी यहाँ पर हैं और आपका भी मैं एक आखिरी कमेंट लूंगी। जितेंद्र जी यहाँ पर हैं, सरकार तमाम विपक्ष के लोग यहाँ पर हैं, क्या कुछ कहेंगे सरकार से, क्या गुहार लगाएंगे? गरिमा जी यहाँ पर है, कांग्रेस पार्टी से किस तरीके की मदद चाहते हैं, आम आदमी पार्टी से किस तरह की मदद चाहते हैं अंकिता के पिता? तो मैडम वो कोई भी पार्टी हो, अंकिता हमारे मेरे लड़के को न्याय चाहिए। किसी भी पार्टी, कोई भी पार्टी हो, उनको किसी को मना नहीं है, वो आगे खड़े हो सकते हैं। और एक जो मैंने अपनी लड़की खोई है और वो आज मेरे साथ नहीं है, तो मैं उन लड़कियों के भविष्य के लिए एक संदेश देना चाहता हूँ कि जो ये अंकिता भंडारी के हत्यारे हैं, इनको तो फांसी की सजा या उम्र कैद की सजा हो। और जो जितेंद्र रावत जी हमारे केस को देख रहे हैं, वो फिलहाल इस केस से हट जाएं। चलिए ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका। उमा जी एक आखिरी कमेंट आपका, फिर आशुतोष जी आपके पास आ रही हूँ। माइक म्यूट है उमा जी। हाँ रितिका जी, जिस तरीके से आज अंकिता भंडारी के माता पिता आपके चैनल के माध्यम से धामी जी को गुहार लगा रहे हैं, इससे साफ जाहिर होता है कि आज उत्तराखंड की न्याय व्यवस्था किस तरीके से चरमराई हुई है कि एक माँ बाप को टीवी चैनल पे आकर धामी जी से कहना पड़ रहा है कि हमें इस वकील पर भरोसा नहीं रहा और आप हमारा वकील चेंज कर दीजिए। कहाँ हमारी न्यायिक व्यवस्था जो है वो जा रही है। एक गरीब माता पिता जो सही तरीके से मुकदमा नहीं लड़ सकते, उनकी उस माता पिता की पुकार भी आज ये सरकार नहीं सुन रही है। और अगर जो विपक्ष के लोग बोलेंगे तो कह दिया जाएगा कि हम राजनीति कर रहे हैं। राजनीति नहीं है ये खुद मेरी 2 बेटियां हैं, गरिमा जी की बेटियां हैं, खुद एक माँ की गुहार है कि अगर इस माँ की बात सरकार नहीं सुन रही तो कितना बड़ा क्वेश्चन मार्क सरकार की जो उनकी जो सच्चाई है, जो सरकार काम करना चाहती है, उस पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। शुरू से हमने इस केस में देखा कि लगातार इस केस को कमजोर करने की कोशिशें सरकार की तरफ से होती रही और आज सबसे बड़ा उदाहरण हमें सामने दिखाई दे रहा है कि कैसे वकील को यहाँ पर लाकर खड़ा कर दिया गया जिस पर उनके माता पिता को भी भरोसा नहीं है। कम से कम उसके माता पिता की ये बात तो सुन ली जाए कि यहाँ पर एक सही वकील लिया जाए। और मैं जितेंद्र जी को भी कहना चाहूंगी, अगर वाकई में आप सच्चे हैं तो हम सब आपके साथ खड़े हैं, आप आइए ना सामने और जो तथ्य आप यहाँ पर पेश कर रहे हैं वो आप आशुतोष नेगी जी को पेश कीजिए, वो आप अगर आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पेश कीजिए। हम बैठे हैं आपके सब सारे वीडियोस को शेयर करने के लिए। आप लड़िए तो सामने आकर। अगर हम आपके साथ ना खड़े हो तब आप कहिए कि देखिए आज आम आदमी पार्टी या कांग्रेस या तमाम विपक्षी दल मेरे साथ नहीं खड़े हैं, मैं अकेले लोहा ले रहा हूँ आज पूरी सरकार से क्योंकि मैं अंकिता भंडारी का वकील हूँ। क्यों वो मतलब आपके अंदर नजर नहीं आता रावत जी? आप कैसे कह सकते हैं कि मैं मजबूर हूँ? आप ये नहीं कह सकते। आज सोशल मीडिया इतना बड़ा हथियार है, आज सोशल मीडिया इतनी बड़ी पावर है कि आप अपनी डेली की डेली जो आपकी प्रोग्रेस रिपोर्ट है कोर्ट में, उसको आप सोशल मीडिया के माध्यम से पूरी तमाम जनता, तमाम देश के सामने रख सकते हैं। आप उसमें कह सकते हैं कि धामी जी ये गलत कर रहे हैं या मेरे ऊपर ये प्रेशर आ रहा है। आपके ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर है, जैसे कि आपने कहा, और मैंने 26 अप्रैल को मैंने कह दिया कि मुझे इससे हटा दिया जाए। आप बताकर जाइए कि आप क्यों हटना चाहते हैं, क्या पॉलिटिकल प्रेशर आपके ऊपर है? अरे हमारे देश के 5 सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने आकर मीडिया के सामने बोला था कि हमारे ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर है, तो आप क्यों नहीं मीडिया के सामने बोलते थे कि मेरे ऊपर ये पॉलिटिकल प्रेशर है? हम आपके साथ खड़े हैं रावत जी। लेकिन अगर आपके अंदर जमीर जिंदा है तो ये पूरा विपक्ष, पूरा देश, पूरा उत्तराखंड आपके साथ खड़ा है। अगर आपका जमीर आपके साथ खड़ा है तो ये अब आपके ऊपर बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि आप कितनी सच्चाई के साथ इस केस को लड़ते हैं। ठीक है आशुतोष नहीं नेगी जी, रितिका आधा सेकंड लूंगी आशुतोष भाई, माफी के साथ। उनकी माता जी ने यहाँ पर कहा कि कभी फोन करके सांत्वना तक नहीं दी। एक डॉक्टर की मुस्कुराहट उसके सहला देने भर से मरीज ठीक हो जाता है।
आधा 50% जो मरीज है वो अपने डॉक्टर के केवल मुस्कुरा देने भर से और उसकी सांत्वना से खुश हो जाता है। आप कैसे वकील हैं जो एक बेजार और पूरी तरह से होपलेस हो चुके माँ बाप को आप फोन करके एक सांत्वना तक नहीं दे सकते कि वी विल विन द केस? आपको फोन क्यों नहीं आया मिसेस भंडारी? क्योंकि फोन का इंतजार और फोन पे वार्तालाप शायद आर्य बंधुओं के साथ चल रहा था। और जैसा कि उमा ने यहाँ पर कहा, इन्होंने भी कहा खुद जितेंद्र रावत जी ने कि मुझे डिफेम किया जा रहा है। नहीं, डिफेम आपको नहीं, अंकिता को कोर्ट में तारीख दर तारीख डिफेम किया जा रहा है और अंकिता के लिए कहा जा रहा है कि वो कैरेक्टरलेस लड़की थी। उसके लिए कहा जा रहा है कि वो तो कैरेक्टर वाली थी ही नहीं, वो तो ऐसे ही लड़कों को फंसाया करती थी। तो कहीं ना कहीं अभी जो पूरा घटनाक्रम माता पिता ने सारी बखिया खोल कर रख दी। कोई भी कितना भी पत्थर दिल क्यों ना हो, वो क्या ऐसे गरीब माँ बाप जिन्होंने अपनी जवान लड़की 19 साल की खोई हो, क्या उनको दिलासा नहीं देगा? क्या उनको प्रतिदिन फोन करके ये नहीं ढांढस बधाएगा कि हम इस केस को जीत कर दिखाएंगे या आपकी बेटी को न्याय दिलाएंगे? आज माँ ने साफ कह दिया कि ये कैसा वकील हमको दिला रखा है जो ना हमसे बात करता है, ना गवाह बताता है कि किस किस की गवाही होनी है, कोर्ट में अगले दिन क्या होना है या आज कोर्ट में क्या हुआ वो हमको सिंप्लीफाई करके नहीं बताता। वो लोग इतने सिंपल लोग हैं कि उनको क्या पता कोर्ट की कार्रवाई क्या, उनको कहाँ शासनादेश वगैरह पढ़ने आते हैं, इतनी टेक्निकल लैंग्वेज होती है। यू हैव टू सिंप्लीफाई फॉर देम। जब ऐसा अनएक्सेसिबल और अनअवेलेबल वकील होगा तो हर माँ बाप की यही गुहार होगी कि हमें जितेंद्र रावत नहीं चाहिए और इस उत्तराखंड को भी जितेंद्र रावत नहीं चाहिए, क्योंकि जितेंद्र रावत जैसे वकील जो यहाँ की बेटी यहाँ की बहन को न्याय नहीं दिला सकते वो बोझ है उत्तराखंड के लिए। लोग बिना नाते रिश्ते के बिना फीस लिए लोग सड़कों पर उतरे हुए धरना कर रहे हैं, जुलूस निकाल रहे हैं और ये मोटी तनख्वाह लेकर भी उसको न्याय नहीं दिला पा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इनको बोझ के अलावा और मैं कुछ नहीं कहूँगा। जितेंद्र जी ये सवाल फिर आशुतोष जी आपके पास में आ रहे हैं, तुरंत जवाब देंगे क्योंकि इस समय हमारे पास में कम है। जितेंद्र जी क्यों आपने फोन नहीं किया? क्यों आपने आप केस जीते या हारे वो बात की बात है, आपने इन माँ बाप को ढांढस क्यों नहीं बताया? आप क्यों नहीं इनके लिए एक सपोर्ट सिस्टम बने? क्यों नहीं आपने अपना इनको कंधा दिया? जितेंद्र जी माइक म्यूट है, अनम्यूट करिए प्लीज। ओके मैडम मैं बोलूं? बिल्कुल रखिए अपनी बात। आप कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है क्योंकि अंकिता की मां ने जो आपकी पोल खोल कर रखी उसके बाद आपके पास कुछ बोलने को नहीं है। एक मां अपनी बेटी के मौत पर या हत्या पर झूठ नहीं बोलेगी। मुझे नहीं लगता कि मिसेस भंडारी के बोलने के बाद आप किसी भी बोलने की स्थिति में कोई सफाई आपकी एक मां के आंसुओं के ऊपर भारी नहीं पड़ सकती। जब वो कह रही है मुझे फोन नहीं करते, जब वो कह रही है मुझे नहीं कहते कि तुम्हें न्याय मिलेगा, तो इसका मतलब आपको सच माने कि उसको सच माने जिसने अपनी बच्ची खोई है। और ना वो पॉलिटिकल लोग हैं, आपके तो 10 हथकंडे हो सकते हैं। आर्य बंधुओं के साथ फोन पर आप गलवैयां डाल रहे होंगे, इसलिए शायद भंडारी भंडारी दंपति को फोन करना भूल जाए। ये बातें हमसे ना कहिए, ये बातें हमसे मत कहिए, इतनी ऊंची हरकतें हम नहीं करते। नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, आशुतोष सामने बैठे में पहली डेट पे मैंने सबको अपने ऑफिस में बुलाया। अंकिता के माता पिता, जिस दिन गवाही होनी थी आशुतोष भी थे, सबको बुलाया और ये आश्वासन दिया है कि आप हमारे साथ रहिए, मैं इसको इस मुकदमे में हर हाल में आपको जीत के दिखाएंगे, आप साथ में रहिए। आप बिल्कुल। तो आपका जमीन जायदाद का झगड़ा है भंडारी दंपति से, आपका जमीन जायदाद का झगड़ा है। आपका झगड़ा किस बात का है? अंकिता भंडारी के माता पिता क्यों नहीं आपको चाहते अपने केस में? मेरा अंकिता भंडारी के क्यों नहीं चाहते? वो क्यों नहीं चाहते अपने केस में? कांग्रेस भड़का रही है उनको। इसके लिए मैं ना कांग्रेस कह रहा, ना बीजेपी, ना आप पार्टी, ना दूसरी पार्टी। मैं थोड़ी कह रहा हूँ किसी पार्टी कौन भड़का रहा है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ मैं उनके माँ बाप के लिए कभी न मेरे शब्द निकले, न उनके माँ बाप के लिए मैंने कुछ कहा। और प्रत्येक डेट पे जब गवाही होती है तो आशुतोष जी सामने प्रत्येक डेट पे बताया जाता है कि अगली डेट में ये गवाह आएंगे, ये कभी नहीं। और जबकि एक डेट पे मैं आशुतोष जी को लेके अंदर गया कि ये गवाह आएंगे, तो बल्कि अंकिता की माता ने कहा कि हमारे सामने कहो। मैंने कहा मैं इनको बता देता हूँ कि कौन कौन गवाह आएंगे, हम प्रत्येक डेट पे बताते हैं। लेकिन पिछले 3 डेटों से हो सकता है आशुतोष जी को कुछ गलत लगा हो सकता है किसी को लगा हो कि वो नहीं बताते। 17 मई को यहाँ पे डेट थी, उस दिन मैडम ट्रेनिंग में चली गई। उनकी सिर्फ ये वो है कि जी मैंने उनको फोन करके नहीं बोला कि यहाँ डेट नहीं है तुम मत आना, वो आए नहीं। लेकिन उनके प्राइवेट वकील जो अजय पंत जी थे
उन्होंने मेरे से कहा कि मैंने उनको बता दिया है रावत जी कि वो 17 तारीख को मैडम नहीं है और आप लोग मत आना। तो अब जब उन्होंने बता दिया तो कोई जरूरी नहीं था कि मैं भी बताता। और दूसरी बात अपनी, हमारी भी बेटी है, मेरी भी बेटी है, मैं अपनी बेटी के हाथ के उसमें सर पे वो रख के कर रहा हूं कि सारी एविडेंस से लेके सारी गवाही मेरे द्वारा बिल्कुल निस्वार्थ भाव से की गई है और निस्वार्थ भाव से इस केस को लड़ा गया है आज तक। जिस दिन मेरे को ये कहेंगे कि आप इस केस से हट जाओ, उस दिन मैं केस से हट जाऊंगा। जब तक कहेंगे नहीं तो केस एक दूसरी कैसे बिना वकील के कैसे खड़ा हो जिनका जाएगा? केस है वही नहीं चाहते, जिनका केस है वही नहीं चाहते। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना को क्यों ला रहे हो भैया? क्यों तो भैया जब माँ बाप कह रहे हैं हमारे केस में आपकी जरूरत नहीं है तो हट जाओ ना, अर्जी देके हट जाओ, तो आप वकालत बंद थोड़ी हो जाएगी, 10 केस और मिल जाएंगे। जब आपकी जिरह से वो खुश नहीं है, जब वो संतुष्ट नहीं है आपकी जिरह से, तो आप हट क्यों नहीं जाते? क्या आपको शर्म भी नहीं आती इतनी कि जिनका केस लड़ रहा हूँ वही नहीं चाहते उनका केस आप लड़ो? मैं जिरह कर ही नहीं सकता, जिरह उनका वकील नहीं करता, दूसरे वकील जिरह करते हैं। आपको शायद पता ही नहीं है, जिरह दूसरे वकील करते हैं। ठीक है रितिका, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें बुलाया इस डिबेट में। रितिका, मैं आशुतोष भाई से 2 चीजें पूछना चाह रही हूँ कि क्या ये बात की पुष्टि हो चुकी है कि अंकिता की मौत से पहले उसका बलात्कार हुआ था? देखिए गरिमा जी, जो ये फैक्ट है ये गवाही में आया है। जो एक वहां का एक एम्प्लॉई था विवेक आर्य, उसने ये बात कोर्ट में कही है और 164 के बयान में कही है कि अंकिता ने मेरे पास आके 12 सितंबर को वो मेरे पास आई और उसने मुझे ये बात बताई कि 2 सितंबर को ड्रिंक्स में मुझे कुछ पिला के सौरभ भास्कर ने बेहोश किया एंड देन ही रेप्ड मी। ये बात उसने उस गवाह को बोली। पोस्टमार्टम में नहीं आई ये बात कि लड़की। पोस्टमार्टम तो आपको पता ही है कि पोस्टमार्टम में तो कुछ नहीं है और उसके बाद उसकी डेड बॉडी को आनन फानन में जला दिया गया, तो दोबारा से पोस्टमार्टम भी नहीं हो पाया। लेकिन ये जो फैक्ट है ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि सारे गवाह ये बात कह रहे हैं कि दुराचार उसके साथ हो रहा था, लेकिन एक गवाह ऐसा है जिसने इस बात की पुष्टि की कि रेप तक बात पहुंच गई थी। और गरिमा जी, कई लोग ये कह रहे हैं कि 2 तारीख को इस तरह की घटना होने के बाद वो रिजॉर्ट छोड़ के क्यों नहीं गई। पूरी संभावना है कि उसके बाद उसका कोई इस तरह का वीडियो बना लिया गया, उसको ब्लैकमेल किया गया, जिस वजह से वो बाहर नहीं जा पाई। वो इस बात को अपने बॉयफ्रेंड को भी नहीं बता सकती थी, पेरेंट्स को भी नहीं बता सकती थी। और 18 तारीख को ये लोग इस हद तक पहुंच गए कि इन्होंने उसको प्रेशराइज किया कि जाओ अब तुम वीआईपी के पास भी जाओगी। तो उस दिन उसने फिर शोर मचाया कि मैं अब रिजॉर्ट से बाहर निकलूंगी, तुम्हारी सारी पोल पट्टी खोलूंगी। ये पूरी कहानी है इस हत्याकांड की। और मुझे बड़ा दुख होता है कि जितेंद्र रावत जी जैसे वकील मिले हमें, जो कि एक पहाड़ी समाज से ही आते हैं, तो मैं बड़ा निराश हूं। और मैं, जब आप इतनी सारी बात कह चुकी हैं, मैं तो ये कह रहा हूं कि इनका कॉल रिकॉर्ड चेक कर लिया जाए पिछले 6 महीने का। इन्होंने एक सिंगल कॉल नहीं किया है अंकिता भंडारी की फैमिली को, सिंगल कॉल। और जब ये लोग इन्हें फोन करते हैं तो ये कहते हैं कि मैंने ठेका नहीं ले रखा है आपका। तो ये स्थिति है गरिमा जी। तो अब इन्हें हट जाना चाहिए। अगर ये नहीं हटते तो गरिमा जी, मुझे आप लोगों का भी सहयोग चाहिए होगा, उमा जी का भी सहयोग चाहिए होगा, और हम सब लोग यही देहरादून में धरने पे बैठेंगे। शायद तब धामी सरकार इन्हें हटाएगी केस से। जिस तरह से 1 महीने से इस बात को टाला जा रहा है, अब मुझे लगता है कि अंकिता भंडारी के माँ बाप और हम आपको धरने पे बैठना पड़ेगा, तब जाके इन वकील साहब को हटाया जाएगा। जी बिल्कुल ठीक है आसिफुल जी, समय हमारे पास में कम है, गरिमा जी समय बहुत कम है हमारे पास में, और 1 घंटा 13 मिनट 30 सेकंड की ये डिबेट अब तक चल चुकी है। बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और अंकिता के माता पिता दोनों यहाँ पर मौजूद हैं और उनसे हम पूरी तरीके से उनको आश्वासन देते हैं कि पहाड़ जी भी लगातार पहले भी आपके साथ था, है और हमेशा रहेगा। और गरिमा जी भी लगातार आपके साथ में है। गरिमा जी मतलब कांग्रेस पार्टी है, आशुतोष नेगी है आम आदमी पार्टी, लगातार आपके साथ में है। और देखने वाली बात होगी, क्योंकि गरिमा जी अभी सवाल कहीं ना कहीं बन गया है कि आखिरकार अंकिता भंडारी को जो है कब न्याय मिलेगा। तो देखने वाली बात ये होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और खास कार्यक्रम में केवल इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए।